So welcome back to everyone. In this video we are going to cover reasoning ability, जिसमें हम कवर करेंगे अपना 90% to 80% आज हम अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। इसमें हमें क्या देखना है, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देखने हैं जो एनक्यूटी में पूछे जाते हैं। तो एनक्यूटी में हमारे मेनली 3 पोर्शन आते हैं। एक तो हमारा हो गया न्यूमेरिकल, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसमें हमने पहले प्रैक्टिस सेशन किया जिसमें 50 क्वेश्चन हमने किए जो टीसीएस के लेवल के या उससे थोड़े से इजी वाले क्वेश्चंस हमने 50 क्वेश्चंस वो किए। उसके बाद हमने 2 वीडियोस और अपलोड करी हैं जिसमें हमने पीवाईक्यूज और फॉर्मूला विथ पीवाईक्यू ये हमने सॉल्व किया है। ठीक, तो ये दोनों वीडियो देख लेना, उससे आपकी न्यूमेरिकल वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम क्या बात करेंगे, रीजनिंग एबिलिटी फाउंडेशन सेक्शन। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब इसमें हम निंजा वाला जो सेक्शन अपना टारगेट कर रहे हो सबसे पहले वो, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, ये बेसिक आना चाहिए। क्या है इसमें, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है, कट्स एंड अनफोल्ड से, अटेंशन टू डिटेल्स, अनबॉक्सिंग अ क्यूब, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट्स, विजुअल रीजनिंग, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो इससे रिलेटेड हमारा पूरा ये चलेगा वीडियो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो है। सो अच्छे से टाइम लेके इसको देखना। अगर बाद में देखना है तो अभी लाइक करके छोड़ दो, बाद में इसको आफ्टर वॉच मतलब आँख में डाल देना और बाद में इसको देखना। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग ये पढ़ेंगे। इसका पैटर्न कैसा चलेगा, तो देखो हम यहाँ से सिलेबस को देखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पीडीएफ्स रेडी किए हुए हैं, वो पीडीएफ्स कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। ये हमारा है पीवाईक्यू से। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टीसीएस निंजा एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है कब, जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे अपना रीजनिंग एबिलिटी। अब पढ़ेंगे कहाँ से, इसमें हमने एक मैंने पूरा पीडीएफ तैयार किया है, 1 से लेकर 258 पेजेस का है। पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको बेसिक बेसिक और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। इससे भी क्रक्स में मैंने एक और पीडीएफ रेडी किया हुआ है। वो पीडीएफ कौन सा है, ये वाला, चैप्टर 1 नंबर एंड लेटर सीरीज। ठीक है, तो ये मैंने पूरा जितना मेरे से मतलब मेरे को मिला कंटेंट वो मैंने एक साथ कर दिया है। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग, सिंप्लीफिकेशन सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन, ठीक, और रेशियो प्रोपोर्शन, एनालॉजीज, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको मैंने एक साथ इसको कंपाइल करके रख दिया है। तो यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे ये क्लास, और उसके बाद हम जाएंगे इस वाले सेक्शन में जो हमको इस वाले पीडीएफ में नहीं मिलेगा। उसके बाद हम जाएंगे टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये टोटल 15 क्वेश्चन हैं पीवाईक्यूज वाले, तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं एनालॉजी पे। तो एनालॉजी क्या होता है हमारा, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, यहाँ पे आप देख रहे होगे एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, स्टडी एंड टॉपिक, यानी कि अगर हम मैन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन की स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, और इसी को हम एनालॉजी बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये पीडीएफ मैं पूरा आपको शेयर कर दूंगा। यू कैन कमेंट डाउन पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा और आपको यहाँ पे लिंक पे भी मिल जाएगा। सो एस्ट्रोलॉजी को, ठीक, और फ्यूचर से रिलेट कर सकते हैं। बॉटनी को प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे सारे आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, स्टडीज और रिलेशनशिप। तो इसको आप एक बार रीड करके चले जाना, बस एज अ न्यूज़पेपर रीड करते जाना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पीडोलॉजी, सॉयल पैथोलॉजी, डिजीज, ये सारे आपको एनालॉजी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। तो वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप का मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं वो किस चीज़ से काम करते हैं। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉमर है तो टेलीस्कोप अपना लेगा। ठीक है, ऑथर है तो उसका रिलेशनशिप टूल क्या होगा, पेन होगा। बार्बर यानी सीजर होगा उसका। ठीक, शेफ होगा तो उसका नाइफ होगा, डॉक्टर होगा तो स्टेथोस्कोप। ऐसे ही आपको एनालॉजी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे टूल एक्टिंग रिलेशनशिप, टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखो, एक्स का क्या होगा काम, फिल्टर गन का काम क्या होगा, नाइफ का काम क्या होगा। इस सबसे आपको एक एनालॉजी वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है। एनालॉजी बेसिकली होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना। जैसे कि हम मान लेते हैं अगर कोई बॉटल है और वाटर है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा कि पानी जो है वो बॉटल के अंदर होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एक बात करें कबर्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्लोथ,
तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा कि क्लोथ जो है वो कबर्ड के अंदर होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, वर्क एंड वर्किंग प्लेस, यानी कि आर्टिस्ट कहाँ पे काम करेगा, थिएटर पे काम करेगा, शेफ किचन में, क्लर्क ऑफिस में और डॉक्टर हॉस्पिटल में। सिमिलरली ऐसे आपको सब कुछ रीड कर लेना है एनालॉजी वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एनालॉजी में आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सिनोनिम्स एंटोनियम सब कुछ आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो बॉम्बे महाराष्ट्र त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। अब बॉम्बे का महाराष्ट्र तो त्रिवेंद्रपुरम का क्या होगा, जैसे कि हमें पता है बॉम्बे यानी कि एक सिटी, महाराष्ट्र उसका कैपिटल, तो त्रिवेंद्रपुरम का कैपिटल क्या है, केरला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टिक करना था। तो यहाँ पे देखो आप क्या आया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ कि यानी कि कैपिटल सिटी, तो कैपिटल। अब कॉन्फ्रेंस चेयरमैन, तो न्यूज़पेपर क्या होगा, एडिटर होगा। किसी कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन हेड होता है, न्यूज़पेपर का हेड कौन होता है, हमारा एडिटर। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज वाले ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपना एनालॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर लेना। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। जैसे एटम का क्या होता है, मैटर, पार्टिकल का क्या हो जाएगा, सो ये आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक। टी का यहाँ पे कप है, तो टोबैको का क्या हो जाएगा, अब टी और कप का रिलेशनशिप क्या है, ठीक। तो ये टी जो है कप में हम पीते हैं, टोबैको हमारा क्या होगा, और टोबैको तो हम क्या कर सकते हैं, टोबैको हम खाते हैं, और लीव्स लीव्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये सब आपको यहाँ पे अपना पूरा माइंड यहाँ पे ओपन करके इस सब को सॉल्व करना है। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स, यानी ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज है, लंग्स जो डिजीज होता कहाँ पे है, लंग्स में होता है। कैटरेक्ट है तो कहाँ पे होगा, कैटरेक्ट हमारा आइज में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। फायर एशेस एक्सप्लोजन क्या होगा, फायर जब हमारा होता है तो उसमें से एशेस प्रोड्यूस होता है, तो एक्सप्लोजन जब होगा तो क्या होगा, या तो डेब्रिज होगा, ठीक है, यानी कि वो धराशायी कर देगा पूरा। विक्ट्री, इनकरेजमेंट, फेलियर क्या करेगा हमें, विक्ट्री अगर हमें इनकरेज कर रहा है, ठीक है, तो हमें फेलियर क्या करेगा, हमें कैसा फील कराएगा, हमें सैड फील करा सकता है, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, कैसा फील कराएगा कि आपके जो आपसे नियरेस्ट यहाँ पे इससे मैच करेगा वो आप टिक करोगे। सिमिलरली आपको ऐसे ही पूरे यहाँ पे एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, हमने यहाँ पे अपना कौन सा चैप्टर कवर कर लिया है, हमने अपना चैप्टर कवर कर लिया है एनालॉजी पोर्शन, ठीक। तो एनालॉजी यहाँ से हमने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसमें आपको चाहो तो आप थोड़ा सा बहुत नोट्स भी बना सकते हो। तो नोट्स कैसे, मतलब क्या प्रिपेयर करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको सॉल्व करने से पहले क्या पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे डायरेक्टली बोलूँ कि कोई चीज़ है, अगर उसको हम कोड करके लिखते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, एक्चुअल चीज़ को हाइड कर देंगे। अब एक्चुअल चीज़ को हाइड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअल चीज़ को हाइड करने का मतलब है उसके आगे पीछे हम कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस इन द सेंस, अगर हम बात करें कोडिंग की, तो दो तरह की कोडिंग हो सकती है, लेटर टू लेटर कोडिंग हो सकती है और लेटर टू नंबर कोडिंग हो सकती है और नंबर टू नंबर कोडिंग हो सकती है। यहाँ पे दो ही हैं, शायद होगा भी, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी हो सकती है। तो ये सारे कोडिंग्स आपको नाम से मतलब नहीं है, बट आपको लॉजिक से मतलब है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या है, लेटर टू लेटर कोडिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा नाम अगर यरुण है, इसको मुझे कोड करना है, तो मैं इसको कोड बहुत तरीके से कर सकता हूँ। अपना कोई भी एज एग्जामिनर मैं कोई भी लॉजिक इसमें लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं y को एक आगे करके, यानी कि z a, और a को एक आगे करके b, r के आगे +1, ऐसे मतलब लॉजिक लगा के मैं अपना ये पूरा एक कोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए बी सी को कोड करना चाहूँ तो ए बी सी में कोई लॉजिक लगा दूँ, ए में मतलब मैं +2 करता जाऊँ, बी सी यानी कि इसको मैं क्या कर दूँ, सी ऐसा कोड कर दूँ, बी के +2 कर दूँ, सी डी, सी और यहाँ पे +2 यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है, +2 करेंगे तो ई हो जाएगा, और सी डी ई एफ यानी कि प्लस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे आप कोड कैसे करते हो। तो कोड का बेसिक सा यहाँ पे लॉजिक ये है कि आप कोई भी लॉजिक लगा के उसको कोड करें, तो आप उस लॉजिक को आपको क्रैक करना होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, इन अ सर्टेन कोड शिमला इज रिटन एज RGHKL HLKZ, हाउ विल पटना विल बी कोडेड। अब यहाँ पे देखो
एस को हमने क्या डिनोट किया है, आर से, एच को जी से, आई को एच से, एम को एल से, और एल को के से, ए को जेड से। सो पटना कैसे हो जाएगा, ओ जेड एस एम डब्ल्यू। तो ये वाला जो आपको लॉजिक यहाँ पे लगा है, वो लॉजिक आपको फाइंड करके क्वेश्चन को टैकल करना होगा। इसको बोलते हैं कोडिंग वाले क्वेश्चंस। लेटर टू नंबर कोडिंग में क्या होता है, डेज को जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, 41265 कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको डेज को 41265 का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तो बॉय का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। अब इसका सॉल्यूशन जो यहाँ पे पटना था, वो पटना कैसे था, ईच लेटर इज कोडेड एज अ लेटर ऑफ द प्रीवियस, ठीक है, जो इसके मतलब पटना से जो पी से पहले आया होगा वो ओ आया होगा, ए से पहले क्या होगा, जेड आया होगा, एस से टी से पहले एस आया होगा। तो उस तरीके से यहाँ पे कोडिंग की हुई है। सब्सटीट्यूशनल कोडिंग क्या होती है, वर्ड्स आर इनक्रिप्टेड और कोडेड विद द एप्रोप्रिएट टर्म इन फॉर्म ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोड 415 मीन्स मिल्क, hot means 18, hot soup means 895, soup is tasty, what will the indicate the word tasty, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें टेस्टी का कोड फाइंड करना है। तो द कोड ऑफ द कोड ऑफ हॉट इज 1, कोड ऑफ सूप इज 8, कोड ऑफ क्या दिया हुआ है, कोड ऑफ इज 5, हेंस द कोड ऑफ टेस्ट इज 9। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर हमने 2 को हाई से लिखा, 3 को हमने बोला है 3 2 1, हमने क्या बोला है, 2 1 3 को हमने क्या बोल दिया, हाई आई और एम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या बोला, हेलो, हमने लिखा 3 4 2, यहाँ पे हमने लिखा, इसको 2 ना मान के इसको हम 8 मान लेते हैं। 3 4 8 को हमने क्या लिख दिया, बाय शी हर। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि बताओ हाई का कोड क्या होगा, या फिर इसको अगर और कंफ्यूजिंग बनाना चाहेगा तो यहाँ से एम उठा के डायरेक्टली एम यहाँ पे भी लिख सकता है। सो शी बाय एम को हमने 3 4 8 से कोड किया है, 2 1 3 को हाई आई एम से कोड किया है, हाई को हमने 2 से कोड किया है। और इसको और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए यहाँ पे आप 4 लिख के क्या कर सकते हो कि टेल, ऐसा कुछ आपको रैंडम वर्ड्स दे देगा और यहाँ पे आपको नंबर्स दे देगा। अब आपको फाइंड करना होगा कि बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है। सो 4 2 हाई टेल को डिनोट कर रहा है, 2 1 3 हाई आई एम को डिनोट कर रहा है, 3 4 8 बाय शी एम को डिनोट कर रहा है। सो बताओ यहाँ पे हाई का कोड क्या होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना है कि 4 यहाँ पे हाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे टेल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि ये सारे एसएससी वाले क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा हर एक एग्जाम में, अगर आप कोई भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो तो हेल्प करेगा। सो इसको ध्यान से पढ़ना। 4 यहाँ पे क्या है, हाई, और 2, तो 4 2 हाई टेल को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे 4 2 हाई टेल एज इट इज रहने दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाई है, यानी कि देखो दो जगह पे 2 और हाई मैच कर गया, तो ये आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन देगा। 1 3 आई एम, 1 3 क्या डिनोट कर रहा है, आई एम, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज कहाँ पे कर देगा कि 3 यहाँ पे एम है और 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे टेल नहीं है। तो आपसे इससे मतलब नहीं है, आपसे जो पूछा जाए बस आपको उस पर फोकस करना है। आपसे पूछा जाए हाई का कोड, तो देखो यहाँ पे 2 2 जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ वहाँ पे हाई है, अगर हाई है, और जहाँ पे 2 नहीं है, और अगर वहाँ पे भी मतलब 2 नहीं है, हाई नहीं है, वहाँ आपसे मिसिंग हो गया, मतलब इससे आपसे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे दो चीज़ें आपको मैच कर गया, तो आपको वहाँ पे वो टिक करके आ जाना है, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक होता है इसको, इस वाले टाइप के कोड को सॉल्व करने का। अब आते हैं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ए बी सी डी सबको पता होगा। जैसे ही आपको रफ शीट मिले क्या कर लेना, ABCD पूरा एज इट इज लिख लेना। अगर आपको याद हो जाती है बात, या मतलब इसकी पोजीशंस याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं याद होती तो क्या करना, एक रफ शीट आपको मिलेगी पेपर के टाइम पे, उसमें क्या करना, डायरेक्टली आप जाना और ABCD लिखना चालू कर देना, ABCD। और लिखने का तरीका भी क्या होना चाहिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ABCD, EFGHIJK। अब देखो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये हो गया एम तक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से नहीं शुरू करना है एन, आपको यहाँ से शुरू करना है एन।
एन यहाँ से शो करने का लॉजिक भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो MNOPQRSTUVWXYZ, और यहाँ पे यहाँ इसका क्या हो जाएगा पोजीशन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी। पहली चीज़, आपको पूरे लेटर्स मिल गए 26 लेटर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको उनके पोजीशंस मिल गए, लेटर्स की पोजीशन आपको मिल गई, कहाँ पे सी प्रेजेंट है, कहाँ पे उसका पोजीशन, आर का पोजीशन क्या है, वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको क्या मिल गया, रिवर्स मिल गया, इसके अपोजिट का मिल गया। मतलब ए के अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपका 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग का पहला, आपको ये काम कर लेना। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़ का आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे और यहाँ पे ढूंढोगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, या फिर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हमें दिखता है, अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देखो क्या है, BFJ, DDL, GAO, ओके, और IYQLWT, NTV। वीडियो को पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और यहाँ पे बताना क्या है, विच इज रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे रॉन्ग पूछ लिया आपसे, ये नहीं पूछा कि इसका लॉजिक क्या होगा, इससे आपसे इसने पूछा कि रॉन्ग कौन सा होगा। तो रॉन्ग तो यहाँ पे आपको सी ऑलरेडी दिख रहा है, बट इसका लॉजिक क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा, तभी आप वहां पर सी टिक कर पाओगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे देखना क्या है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे BDG और IL, इसको हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, B के बाद क्या आना चाहिए, C, बट आया क्या, D के बाद क्या आना चाहिए, E, और यहाँ पे देखो B के बाद डायरेक्टली क्या आया है, C आया है, सॉरी D आया है, मिसिंग क्या हुआ है, एक +1 होके D आ गया। और I के बाद यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, L। अब I के बाद L आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर से यहाँ पे अगर आपको मैं वहाँ पे ले चलूँ अपने अल्फ़ाबेट्स पे, सो देखो I के बाद यहाँ पे L आ रहा है, तो JK, यहाँ पे 2 मिसिंग है, CT यानी कि +2 हो रहा है, उसके बाद L के बाद N आया है, L के बाद N आने का मतलब यहाँ पे क्या है, L के बाद N यानी कि ये 1, 2, फिर +1, यानी कि आप एक सीरीज समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, +1, +2, +1, +2। तो इस हिसाब से यहाँ पे +1, +2, +1, +2, +1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, G यहाँ पे ना होके क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, C के बाद D के बाद E, F, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे EF यानी कि एक मिसिंग होना चाहिए, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 वाला लगा दिया। लॉजिक यहाँ पे क्या लगना चाहिए, +1, और लग क्या कौन सा रहा है यहाँ पे, +2। अल्टरनेट में +1, +2, +1, +2 है, बट यहाँ पे रॉन्ग यहाँ पे क्या हो गया, +1, +2, +2 हो गया है, तो यहाँ पे GAO वाला हमारा रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा, ये पर्टिकुलर जो तरीका है लिखने का ABCD, ये, और साथ ही साथ आपका माइंडसेट कि आप वहाँ से कैसे अप्रोच करते हो। यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर हाइड कर सकूँ इसका आंसर, तो आप मेरे को इसका आंसर बताना, या फिर डायरेक्टली आंसर बता देना, ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, इन ईच ऑफ द 4 पेयर्स ऑफ लेटर्स clusters the letter in the second term are arranged transformed from of letters from the first term in a particular pattern in which two pairs has the transformation has been done the same way। अब ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, तो इसको वीडियो को पॉज कर लो और आराम से इसको सॉल्व करो। जब नहीं सॉल्व हो, वीडियो को प्ले करना और खुद से देखना कि कहाँ से आप क्या लैग कर रहे हो। सो होपफुली आपने यहाँ पे इसको क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे देखो, इसका लॉजिक यहाँ पे आपको क्या समझ में आना चाहिए, इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है, FEL, L के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, K। और देखो, अगर हम एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करें, तो ये हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फ्लावर जो है हमारा, पहले तो क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ठीक है, शिफ्ट होके रिवर्स हुआ है, ऐसा हम बता सकते हैं, बिकॉज EF होता है, EF, KL, NO, UV, WDE, QR। तो आपको क्या दिख रहा होगा कि जो R है हमारा, एक एक क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और उसके बाद
इसको रिवर्स कर दिया गया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स एंड शिफ्टेड, रिवर्स एंड शिफ्टेड। ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, टंग एंड SNF TD। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें भी सेम लॉजिक आपका दिख रहा होगा, STNO, इसमें भी रिवर्स एंड शिफ्टेड, यही वाला लॉजिक इसमें भी लग जाएगा। सो यहाँ पे देखो A और B हमारे यहीं पे मिल गए क्या, रिवर्स एंड शिफ्टेड के साथ हो रहे हैं। बट रिवर्स एंड शिफ्टेड अगर यहाँ पे आपका मैच नहीं करता, कुछ और मैच करता, तो चलो बाकी के भी टेस्ट कर लेते हैं। तो कॉमन बल्ब आपका आंसर टिक यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मतलब A और B। यहाँ पे देखो A और B ये वाला, ठीक है, तो सही है। ये दोनों एक ही तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट मैं आपको और बता दे रहा हूँ पैटर्न, जिससे आपको थोड़ा सा और नॉलेज गेन हो जाएगा। कॉमन यहाँ पे कैसे डिनोट हुआ है, XPNNPN। इसमें क्या हुआ है, इसमें इसको पहले क्या किया है, रीअरेंजमेंट हुआ है इसमें और शिफ्टिंग हुई है। अब ये आप देखना, इसको खुद से लिखना और रीअरेंज करना कॉमन को, उसके बाद शिफ्ट करना। अरेंजमेंट का मतलब सबको एक साथ लगा देना, उसके बाद शिफ्ट करना। आर्टिस्ट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, टिस स्टार कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो टिस स्टार यानी कि जो रिवर्स कर दिया गया है, ये TISTAR यानी कि तीन तीन का पेयर पूरा रिवर्स कर दिया गया। प्रेयर को भी यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है। इस वाले यहाँ पे देखो YRE और PRA यानी कि जो लास्ट का 3 है इसको रिवर्स कर दिया गया, यहाँ पे लास्ट को 3 रिवर्स कर दिया गया और इसको पूरा रिवर्स कर दिया, मतलब पूरा इसको रिवर्स कर दिया गया D को, इसमें लास्ट के 3 को रिवर्स किया गया। तो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे होंगे और A और B यहाँ पे आपको सेम तरीके से सॉल्व हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टैकल करना होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस को। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग में कुछ आपको और भी पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। वो कौन से पैटर्न होंगे, मान लेते हैं अगर कोई वर्ड दिया हुआ है आपको, कोई भी वर्ड हो सकता है, वर्ड को या इसी वर्ड को वर्ड मान लो, और इसको आपको क्या दे सकते हैं कि इसको ऐसा कोड किया गया है कैसे, 23, 15, 18 और 4। तो बताओ मेरे नाम का कोड क्या होगा, ये आप कमेंट कर देना, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट कर देना कि बताओ मतलब यरुण नाम का कोड क्या होगा, इसी लॉजिक पे बेस्ड। दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं एप्पल। अब इसका कोड आपको दे सकता है, पहला पोजीशन ए का, पी का यहाँ पे पोजीशन क्या है 16, तो यहाँ पे 16 16 और एल और ई, एल यहाँ पे 12 है, ई यहाँ पे 5 है। इन सब का सबमिशन यानी कि 1 + 1 + 16 + 12 + 16 + 5, मतलब पूरा एप्पल का पोजीशन का सम आपको एक दे सकता है और पूछेगा कि नेक्स्ट बताओ क्या होगा। तो आपको कैसे मतलब पहचानना है कि कहाँ पे सम हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ हुई है। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी कोई वर्ड मतलब कोई छोटा सा वर्ड, यहाँ पे आपको अभी आंसर भी मिल जाएगा इसका, तो मैं पूरा नहीं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ। वर्ड जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक। सो आपको अभी तक आपने लॉजिक क्लिक कर लिया होगा, सो होपफुली आपने कमेंट भी कर दिया होगा इस जरूर नाम के कोड का। तो वर्ड का यहाँ पे डब्लू यहाँ पे किस पे हमारा, किस पोजीशन पे हमारा है, डब्लू हमारा है 23 पे। सो जब भी आपको छोटा वर्ड दिखे और नंबर्स उसके कोड उसका उससे बड़ा हो, तो हमेशा आप पोजीशन पे जाना। जैसे यहाँ पे चार वर्ड का कोई यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है, यानी कि वर्ड और उसका कोड कितने नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा क्या जाना, उस पर्टिकुलर वर्ड का पोजीशन सबसे पहले देखना और उसके आगे पीछे देखना कि क्या उसके आगे पीछे शिफ्ट होके कोड लिखा है या एज इट इज़ वही कोड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये एक पैटर्न ये पता चल जाएगा। यहाँ सबमिशन वाले पैटर्न ले सकते हो। उसके बाद दो दो का सम भी आ सकता है, जैसे कि डब्ल्यू को एक साथ कर दिया, आर डी को एक साथ कर दिया, यानी कि डब्ल्यू और इन दोनों का सम एक साथ, इन दोनों का सम एक साथ। रिवर्स कर सकता है, जैसे कि डब्ल्यू आर डी है तो यहाँ पे 4 18 15 23 ये कोड लिख सकता है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न फाइंड आउट करना आना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपको दे रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट पूरा है, ये 258 पेजेस का पूरा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आप जो जो आपको सिलेबस में है, यहाँ से पहले एनालॉजी पूरी प्रैक्टिस करना, ये पूरी आपको 30 पेजेस यानी कि 39 पेजेस आपको पूरी एनालॉजी यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। तो उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप जाना, सेकेंड चैप्टर यहाँ पे कौन सा हमारा मिसिंग हुआ है, चलो इसको बाद में देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हम देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया है। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं अपनी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कट्स एंड अनफोल्ड्स को लास्ट में देखेंगे। अटेंशन टू डिटेल लास्ट में बताएंगे। अनबॉक्सिंग अ क्यूब ये भी लास्ट में, इजी इजी टॉपिक है इसलिए। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजीज हो गया, ब्लड रिलेशन पे आते हैं। सो ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सभी को पता होना चाहिए। ब्लड रिलेशन, अब ब्लड रिलेशन से पहले कुछ हायरार्की आप समझ लो, कुछ टर्म समझ लो उसको सॉल्व करने से पहले। हमेशा मेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को माइनस से। ये हो गया बात, ठीक है। और अगर हमें पता नहीं है फीमेल है कि मेल है, हमें जेंडर का पता नहीं है, तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन में बोला जाए वही करना है। अगर आपसे बोल दिया जाए इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी का मतलब ब्रदर अगर ए है तो यहाँ पे बी भी आपको ये नहीं मानना है कि ये ब्रदर है, आपको इसको तब तक नहीं मानना होगा इसका जेंडर बी का फीमेल है कि मेल है। ये अगर ए बी का ब्रदर है तो बी जो है बहन भी तो हो सकती है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ आप खुद से अज्यूम नहीं करना है कि बी उसका भाई होगा। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर कोई मैरिड है, ठीक है, तो मैरिड को आप डबल से डिनोट कर सकते हो ऐसे, या फिर दोनों साइड एरो से डिनोट कर लेना। बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसको आप जो डिनोशन है उसको आप चेंज मत करना पूरे क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन में। आप चाहे अपनी मर्जी से खुद का भी बना सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे बता दिया वही यूज़ करना है। आप सर्कल से कर दो ऐसे ए और बी को, ठीक है, बट ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बस सिंपल सा आप एक चीज़ रखो कि अगर आपको ऐसे लोग का रिलेशनशिप बताना है जो साथ में है, यानी कि एक एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करो, अगर मैरिड का दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, ठीक। अगर आपको भाई बहन का दिखाना है तो उसको डबल कोट्स में ऐसे दिखा दो, ठीक। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद अगर चिल्ड्रंस को दिखाना है तो मान लो अगर जैसे कि कोई फादर है वो अपने बेटे को बताएगा बी और सी को, तो वो कैसे करेगा। अब यहाँ पे जेंडर इसका भी फिक्स नहीं है, बट अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए बी एंड सी इज द फादर, बी एंड सी आर द चिल्ड्रंस ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या करोगे बी और सी। अब बी और सी का भी आप जेंडर खुद से नहीं स्पेसिफाई करोगे, क्वेश्चन में जब आगे आएगा तो वहाँ से आप स्पेसिफाई करोगे उसको। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तभी आप क्या कर पाओगे, ब्लड एंड रिलेशन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, to make a family tree from the given instruction condition, we will first identify the male and female in the family, then try to put each member in their respective portion। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एग्जाम्पल देखो, ए बी सी डी ई एन एफ आर रिलेटेड टू ईच अदर एज गिवन हेयर। पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। देखो यहाँ पे क्या है, बी इज एफ डॉटर इन लॉ। तो अब बी जो है यहाँ पे एफ की डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ को हम कैसे डिनोट करेंगे, डॉटर इन लॉ कैसे, मतलब डॉटर इन लॉ का रिलेशन आप समझ पा रहे होगे ना। तो डॉटर इन लॉ कैसे होगा, कोई फादर होगा, उसका कोई बेटा होगा, उससे उसकी शादी हुई होगी, तो वहाँ पे वो फीमेल है, मेल यहाँ पे मिसिंग है, तो उसको हम एज इट इज ब्लैंक छोड़ दें यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी इज एज ओनली ग्रैंड चाइल्ड। अब ग्रैंड चाइल्ड कैसे होता है, कोई मम्मी होंगे, हमारे मम्मी पापा, ठीक, उनके भी मम्मी पापा, तो उनका जो हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हुए, ग्रैंड चिल्ड्रन हुए अपने मम्मी पापा के पेरेंट्स के। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे जो गैप है ये मम्मी पापा का है, उसके बाद हम लोग हैं। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी इज एज ग्रैंड चिल्ड्रन, सी इज, यहाँ पे क्या, सी इज डी ओनली वाइफ। तो यहाँ पे डी की ओनली वाइफ है, यानी कि यहाँ पे वाइफ कौन हो गई, डी की सी हो गई। यहाँ पे क्या दिया है, सी इज डी इज ओनली वाइफ। ओके, सी इज डी इज ओनली वाइफ, हाँ तो वाइफ हो गई। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, ए हैज़ ओनली टू चिल्ड्रेन एफ एंड सी। तो ए के दो चिल्ड्रेन है एफ एंड सी, ओनली वन मेल एंड वन फीमेल, यानी कि एफ यहाँ पे मेल है और सी यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे वो भी हमने डिनोट कर दिया, मेल एंड फीमेल। उसके बाद हमारा क्या है, ई इज सीज फादर, ई इज सीज फादर, हमने उसको एज ऐसे डिनोट कर दिया। अब क्या हुआ है, हमें फीमेल, हमने अपना क्रिएट कर लिया सब कुछ रिलेशन, अब हमें क्या करना है, फैमिली ट्री बनानी है। सो फैमिली ट्री बनाने के लिए आप डायरेक्टली एक एक स्टेप ना करके डायरेक्टली भी बना सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्टली बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली कैसे बनाए, ए और यहाँ पे क्या हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए,
ए के यहाँ पे उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन थे, तो एफ के जो हमारे बच्चे थे वो डी और बी हैं, और यहाँ पे एक हमारा सी, सी यहाँ पे किसका, मतलब एफ और सी यहाँ पे किनके बेटे हैं, ए और ई के। एफ के दो बेटे और ए मतलब दो बच्चे हैं, एक बी डी और एक बी। तो इस तरीके से आपको फैमिली ट्री बन जाएगा। अब हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, अब ग्रैंड मदर ऑफ डी कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगा, ठीक। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ब्लड एंड रिलेशन वाले। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या है, मीना इज पंकज डॉटर, तो मीना यहाँ पे क्या हो गई, पंकज, पंकज डॉटर। तो पंकज यहाँ पे क्या हुए, पापा हुए, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये वाला रिलेशनशिप एक फाइंड कर दिया, यानी कि पंकज फादर, मीना डॉटर। नेक्स्ट इज पंकज सिस्टर, रीना इज पंकज सिस्टर। अब पंकज की सिस्टर कौन है, रीना, तो यहाँ पे हम डबल में इनका सिबलिंग यानी कि सिबलिंग हो गए। अब क्या हुआ है, रीनाज डॉटर दिव्या एंड रीमा, दिव्या एंड रीमा, दिव्या एंड रमेश क्या हो गए, रीमा के डॉटर हो गए। तो ये हमने पूरा फैमिली ट्री बना लिया। त्रिवेणी इज दिव्याज ओनली मैटरनल आंट, त्रिवेणी क्या होगी, मैटरनल आंट होगी, तो हमने त्रिवेणी जी को यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे हमने फैमिली ट्री साथ ही साथ यहाँ पे पूरा बना लिया है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, मीना इज त्रिवेणीज, मीना क्या लगती हैं त्रिवेणी की, तो मीना यहाँ पे त्रिवेणी की क्या लगेंगी, ये आप क्या बताओगे, आंट लगेंगी, नीस लगेंगी, अंकल, डॉटर, या नन ऑफ दिस। तो ये वाला मेरे को आप बताओगे कि यहाँ पे त्रिवेणी जी और मीना जी आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है दिव्यास पंकज इस, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आप खुद से ट्राई करना। ओके, सो ये हो गया हमारा ब्लड एंड रिलेशन वाले क्वेश्चंस। बस आपको इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं। और अगर स्पेसिफिकली आपको मतलब और डीप में जाना है तो एक आप काम करना, ये वाला पोर्शन लिखने के बाद आपको जो मेजर मेजर रिलेशनशिप है, लाइक मैटरनल आंट, ठीक है, पैटर्नल, ये सारे जो नीस हो गई, आंटी हो गई, इन सब के जो जो आपको नहीं पता है उनका आप एक नोट्स बना लेना कि वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, उसको आप अपने खुद की लैंग्वेज में समझ लेना, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज जो आपको समझ में आती है उससे आप समझ लेना कि उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि अभी मैटरनल आंट आया, या फिर कोई भी नेक्स्ट आ सकता है कि ग्रैंड चिल्ड्रन सन, उनको क्या बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे ट्री तो बना लोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप ट्री आप बनाना सीख गए हो, ट्री बना लोगे। बट अगर आपसे रिलेशनशिप पूछेगा तो रिलेशनशिप को नाम तो आपको पता होना चाहिए ना, वो नाम कैसे पता होगा, आप खुद की जो आपका नॉलेज है उसको जब आप रिगेन करोगे, आपको पता है बट आपको रिगेन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप रिकॉल कर लेना एक बार कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपको नहीं पता है, पता है तो वो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया, if k plus l into m divided by n minus p, which of the following would be not true। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ओके, क्वेश्चन यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय द स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी बाद में आएंगे, पहले हम पूरा अपना रीजनिंग वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो कोडिंग डी कोडिंग हमने यहाँ पे देख लिया, उसके बाद हमें अब क्या देखना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बचता है, ब्लड रिलेशन वी हैव कंप्लीटेड, डेटा अरेंजमेंट्स, तो इसको बाद में देखेंगे। विजुअल रीजनिंग अभी देखते हैं, वेन डायग्राम इसको भी समझ लेते हैं, अभी वेन डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम्स, ये सारे आपको टीसीएस, ये वाला जो टीसीएस का जो आपका पेपर होगा ये उसका सिलेबस है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा, तो इसलिए यहाँ पे टीसीएस से फोकस करके मैं आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी हमको क्या पढ़ना है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम सभी को पता होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, सभी लोग बीटेक के स्टूडेंट्स हो, सभी ने 12th किया होगा, 11th किया होगा, वहाँ पे आपको सेट्स वाले क्वेश्चन आए होंगे, वहाँ पे आपने वेन डायग्राम्स बनाए होंगे। बट यहाँ पे आपको वेन डायग्राम से एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, अब देखो, अगर रिलेशन हमें बताना है कि कुछ रिलेशंस होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, आपने सुना होगा एक यूनिवर्सल सेट, आपने एक सुना होगा कॉमन वाला सेट जिसमें कुछ कॉमन आता है, एक क्या होता है बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब कि कुछ नहीं आपस में रिलेट करते हैं। एक होता है जो कॉमन, उनको हम ऐसे रिलेट करते हैं। यूनिवर्सल में क्या होता है, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, मतलब सब कुछ एक के अंदर आ जा सकता है। और इस तरीके से आपको तीन चीज़ें यहाँ पे
पता होंगी। इसी का यूज़ करके हम फाइंड करते हैं अपना वेन डायग्राम और अपना एक फाइनल कंक्लूजन बताते हैं। अब इसका कैसे होता है, मान लो मैंने लिखा ब्लैक शर्ट डॉग एंड यहाँ पे मैंने क्या बोला और फूड। अब यहाँ पे आप कोई एक रिलेशनशिप इन तीनों में कुछ फाइंड कर सकते हो या फिर दो में, तीन में, कुछ किसी में भी नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे और कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो इसको कैसे वेन डायग्राम में डिनोट करेंगे, ब्लैक शर्ट ये हो गया। अब क्या डॉग ब्लैक शर्ट पहनेगा, नहीं, तो डॉग का अलग हो गया। क्या डॉग और फूड का कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोलेगा कि ऑल डॉग ईट्स फूड, ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फूड का बनाओ और उसके अंदर डॉग का बना दो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, सिर्फ डॉग और फूड दिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डॉग का एक बनाना है। ये तो हो गया शर्ट की बात, यहाँ पे आपको डॉग का बनाना है और यहाँ पे फूड का बना देना है। अगर यहाँ पे रिलेशनशिप कुछ होगा तो आप डिनोट करना लाइक दिस कि सम डॉग ईट्स फूड, तो यहाँ पे सम डॉग वाला पोर्शन ये हो गया और बाकी का ये। तो इस तरीके से आपका दो इंटरप्रिटेशन बनेगा, एक तो जो आपस में बिल्कुल नहीं रिलेट करेंगे और एक डॉग और फूड जो आपस में रिलेट करेंगे अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताता है। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। और एक एग्जांपल देखो, वाटर, और या फिर आप ऐसे देखो, एक स्टेटमेंट आएगा 1 2 और यहाँ पे आपको कंक्लूजन पूछेगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो सकता है, ऑल एनिमल्स आर पेट्स, यानी कि सारे एनिमल जो हैं पेट हैं, ठीक है। और एक क्या बोल सकता है, सम पेट्स आर डॉग्स। अब देखो यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको एक कंक्लूजन आप फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप बनाओ एनिमल एंड ऑल एनिमल्स आर पेट्स। तो यानी कि एनिमल यहाँ पे अगर ये हमने सेट बनाया एनिमल का, तो ये क्या बोल रहा है, सारे जानवर जो हैं पालतू हैं, पेट हैं। तो यहाँ पे पेट वाला जो है इसके अंदर है, इसके अंदर आएगा, मतलब इसके बाहर आएगा, इसको कवर करेगा एनिमल को, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, पेट हो गया। सम पेट्स आर डॉग्स, यानी कि सम पेट्स आर डॉग्स हैं अगर, ठीक, तो क्या हो सकता है, सम पेट्स आर डॉग्स, ये हो गया हमारा डॉग का रिलेशनशिप। अब ऑप्शन में क्या बोलेगा, क्या एक ऑप्शन आप लोग को देगा कि एनिमल और डॉग में क्या रिलेशनशिप है। तो एनिमल और डॉग में रिलेशनशिप आपको डायरेक्टली तो दिया नहीं है, बट अगर हमारा पेट है तो एनिमल हो सकता है। अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपको इसको कनेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको कंक्लूजन फाइंड करना होगा। कंक्लूजन के लिए आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शन से आपको कंक्लूजन जो बेस्ट होगा वो आपको सूट करेगा, वो आप टिक करके आओगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा कि नो पेट नो डॉग्स आर एनिमल, ये कंक्लूजन आपको निकल कर आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अगर बियॉन्ड जाओगे, खुद का दिमाग लगाओगे, तब तो लॉजिकली आप करेक्ट हो, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एंड जो डॉग है वो एनिमल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप हमने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि एनिमल्स और डॉग का क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं एक और तीसरा स्टेटमेंट लिखता कि सम डॉग्स आर एनिमल्स, ठीक है, तो ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता, मतलब लाइक दिस। तो जब इसको भी कवर करता तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा कि एनिमल डॉग का रिलेशनशिप और पेट उसके अंदर आ रहा है। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सम समथिंग मतलब समथिंग रिलेटेड, ये वाला आपको डिनोट करना है, नथिंग रिलेटेड इस वाले से डिनोट करना है, एवरीथिंग रिलेटेड इस वाले चीज़ से डिनोट करना है। तो आपको क्या फाइंड करने में ईजिली होगा, कंक्लूजन फाइंड करने में आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा वेन डायग्राम वाला पोर्शन। एक साथ अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल कवर PYQs ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। तो हमने यहाँ पे क्या कवर कर लिया है, वेन डायग्राम और स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारे थ्योरेटिकल हैं, तो ये भी मैं बाद में एक साथ बता दूंगा। ब्लड रिलेशन कर लिया। डेटा अरेंजमेंट, डेटा अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। कौन से वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस जिसमें आपको क्या हो, डायरेक्शन और अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस। क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन सामने देखे होंगे कि एक राउंड टेबल है, उसमें 6 लोग को बैठा दिया,
फेसिंग टूवर्ड सेंटर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 से ज़्यादा हो गए, बट एक मतलब रैंडम मान लो एक स्क्वायर शेप में यहाँ पे ठीक बैठा दिया लोगों को फेसिंग सेंटर। एक आपको क्या कर दिया कि एक रो में बैठा दिया फेसिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन में वो लोग सभी लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3-4 चीज़ों की बात जो है वो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको खुद का लेफ्ट यानी कि आपका लेफ्ट और इस जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो इंसान इस तरफ मुंह करके बैठा होगा उसका लेफ्ट साइड क्या होगा, ये होगा, और राइट साइड ये होगा। बट जो इंसान इस साइड मुंह करके बैठा होगा, जो इंसान यहाँ पे बैठा होगा वो भी तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा और इसका राइट ये हो जाएगा। ठीक है, आप इस खुद को जब उस साइड बैठा हुआ देखोगे तो आपका राइट इसी साइड तो होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लेफ्ट होगा। अब मान लो यही चीज़ ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहते हैं, ठीक है। एक होता क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता कि जो लोग बैठे हैं यहाँ पे वो इनवर्ड ना फेस करके आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ। अब बताओ यहाँ पे लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप एज्यूम करोगे ये राइट है ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई बैठा है तो यहाँ पे लेफ्ट इसका ये हो जाएगा और राइट इसका ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको लेफ्ट और राइट का सर्कुलर टेबल में बहुत ही हेल्प होगा, इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वरना अरेंजमेंट आप सॉल्व तो करोगे बट अरेंजमेंट अपोजिट हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए आपको किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। वो अगर इनसाइड बैठे हैं तो लेफ्ट राइट किधर होगा, आउटसाइड बैठे हैं तो किस साइड हमें बैठना है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे डायरेक्शन पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये डायरेक्शन आपको मेमोराइज होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं याद रहता तो इसको याद कर लेना। लेफ्ट राइट यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा एक क्या आता है, स्क्वायर शेप। अब स्क्वायर शेप में आपको या तो कॉर्नर पे बैठा देगा, ठीक, एवरी कॉर्नर, या फिर आपको कहीं बैठा सकता है। 4 लोग को बैठाएगा तो आप ऐसे बैठाना, ये नहीं कि आप 4 लोग को ऐसे ही बैठा दो एक साइड। हमेशा जितने भी अगर राउंड में है तो उसको तो कहीं बैठाओ, बट अगर चार स्क्वायर हो क्यूब हो, इन सब में अगर कोई बैठा है तो उसको क्या करना, हर एक, अगर 4 लोग हैं तो 4 में तो उस पर डिनोट करना, अगर 8 लोग हैं तो 4 इधर कर देना, 1 2 3 4 बाकी ये इधर कर देना। तो इससे आपको ईजिली सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि नॉर्थ साइड में कोई बैठा है इन अ रो, तो सबको एज इट इज ऐसे एरो से डिनोट करके इनका लेफ्ट राइट मार्क कर लेना खुद से। ईस्ट साइड करके बैठे हैं अगर ऐसे, तो इनका लेफ्ट राइट यहाँ पे, लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट राइट वाले डायरेक्शंस पता होने चाहिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट आप कर सकते हो, वो चीज़ क्या है, ट्रिक है, मतलब कि मान लो जैसे यहाँ पे अगर बोला जाए कि एक सर्कुलर टेबल है जिसमें सेंटर की तरफ फेस करके 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 4 लोग को पहले बना लो ऐसे, उसके बाद एक डॉट बनाओ राइट साइड की ओर, ठीक, तो राइट साइड इनका, और देखो आप क्या कर रहे हो, हर एक एरो के राइट हैंड साइड पे बना रहे हो, तो हर एक एरो के राइट साइड पे ऐसे डॉट बना लो, हर एक एरो के राइट साइड पे क्या करो, डॉट बना लो। तो यहाँ से आपको क्या एक चीज़ मिल गई, जहाँ जहाँ ये डॉट आपको दिख रहा है ये राइट को डिनोट करेगा, तो और जो जहाँ पे डॉट नहीं है वो लेफ्ट को डिनोट करेगा। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे, मतलब सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, और यहाँ पे आप कर भी पाओगे अब, क्योंकि हमने अपना जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है उसके लिए ऑलरेडी पढ़ लिया। आप देखते हैं यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, दैट्स इट। यहाँ पे देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन याद कर लेना। कार्डिनल डायरेक्शंस कौन से होते हैं, जो दो डायरेक्शन को मिला के बनते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कौन से डायरेक्शन होंगे वो आपको पता होना चाहिए। ये देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा, साउथ वेस्ट पड़ेगा, वेस्ट पड़ेगा, आपका हेड और बैक की तरफ नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा, राइट हैंड साइड नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये पड़ेगा, ओके, साउथ ईस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो रीडिंग मैप, कम्यूटिंग, ट्रेजर हंट, ड्राइविंग, ये सारे कौन से होते हैं, ये सारे काम आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको बना के। और दूसरी चीज़ आपको हाइपोटेन्यूज वाला एक थ्योरम याद करना है,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू, आई गेस सभी को याद होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आप क्या फाइंड आउट करोगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका होता है, मेनली रेक्टेंगल, राइट एंगल, ट्राइंगल ही बनता है, उसमें आपका शॉर्टेज जो होता है वो आपसे पूछ लेगा और वो आपको बताना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, प्रकाश मूव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट हमारा किधर था, ईस्ट हमारा इस साइड था, तो 10 किलोमीटर उसको हमने मूव करा दिया फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट इधर किधर होगा, ठीक है, एक बार देखो डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, सॉरी डायरेक्शन इसका ये था, तो यही कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, तो इसको आपको इसलिए ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन हमेशा सही लो। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट टर्न किया है, तो इसको इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा, तो लेफ्ट इसको हमने टर्न कराया एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और चला, देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर सो फार। अब इसका लेफ्ट इस साइड होगा, तो यहाँ पे इसने पूरा एक रेक्टेंगुलर बना लिया है। अब पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल पोजीशन एंड विच डायरेक्शन, अपने घर से कितनी दूर है, तो इसका होम इधर है, ओके, डायरेक्शन इसका 10 था, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर ही हो जाएगा। बट इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा और एलेबरेट करके जब पढ़ोगे तब आएगा, जिसमें आपको इस टाइप के थ्योरम का यूज़ करना पड़ सकता है। कैसे, अगर कोई 30 मीटर चलता है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट पे हमने इसको चला दिया एंड टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉक 40 मीटर। अब नॉर्थ की तरफ टर्न होता है, 40 मीटर वॉक करता है। अब यहाँ पे देखो एक क्या बन रहा है हमारा, एक आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको हमें जोड़ना है, हमें ये वाली चीज़ को फाइंड करना है। 40 30 का आप क्या करोगे, 4 3 का डायरेक्टली निकाल लो, 5 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 मीटर्स। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, बस आपको जैसे से जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस जिस तरह से मूव करना है उसको आप पेपर में ड्रॉ करते जाना, ठीक है, एज इट इज़ पूरा ड्रॉ करते जाना। और कभी कभी क्या होगा कि आप ड्रॉ करते करते उसी पोजीशन में पहुंच जाओगे, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है ना गलत करना है। मेनली वहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ फार फ्रॉम होम टूवर्ड्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आपको डायरेक्टली क्या करना है, वहाँ पे बस जीरो मार्क कर देना है, मतलब कि जीरो ऑप्शन होगा वहाँ पे, तो जीरो कर देना। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट एनालॉजी यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ब्लड रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, बॉड मास का रूल लगाना होता है इसमें, और साथ ही साथ आपको कुछ यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है जिसमें आपको 1 से लेके 30 का स्क्वायर प्रोवाइडेड है, तो इसको आप याद कर लेना। और स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। तो अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है 100 प्लस का, मतलब 100 से लेके 112 ऐसा कुछ, अगर आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, तो इसको स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, 112 लिखो। अब 12 का जो ये 12 है, ये 12 इसको आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो 144 स्क्वायर करो और इसको ऐड कर दो, तो 4 6 5 144 4 4 3 1 1 1134। अब इसका स्क्वायर आप एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना कि सही है या नहीं है, 12 का स्क्वायर। ओके, सो देख लेते हैं, आई गेस होना चाहिए, लॉजिक तो यही था, बाकी लेट्स क्रॉस वेरीफाई। 122 इंटू 122, सॉरी 112 था। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आई गेस एक स्टेप मिसिंग हुआ है, तो एक स्टेप वो फाइंड आउट करता हूँ। एक स्टेप यहाँ पे क्या हुआ है, मिसिंग है, तो वो स्टेप आप यहाँ पे देखना। तब तक आप यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लो, तब तक मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ जिसमें आप 50 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं और 100 प्लस का स्क्वायर कैसे, मतलब 50 25 से लेकर 50 25 तक तो आपको याद ही हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। 25 मतलब 50 तक अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, और 100 प्लस का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करोगे, आपका सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। हाँ, सो यहाँ पे एक स्टेप हमारा मिसिंग था, विच इज़ जैसे आपको 112 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, बट ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है, 112 लिखो, 12 को इसमें ऐड करो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 124। ओके, अब 124 आया, जो हमने यहाँ पे ऐड किया उसी का स्क्वायर कर दो, तो 144 ऐसे लिखो। अब इसको सम कर दो, तो यहाँ पे 4 4 5 2 1 2 5 4 4
ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो 112, 13, 14, 15, जिसका भी आप फाइंड आउट करना चाहो वो कर सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, 50। सो मान लो अगर मुझे यहाँ पे 26 का स्क्वायर या फिर 27 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 27 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले क्या करो, 50 माइनस 27, ठीक, एक तरीका होता है। और पहले हम निकाल लेते हैं, फिर 50 किसका निकालना था हमें, 27 का। तो यहाँ पे 729 आ रहा है, तो 729 कैसे आएगा, इस पे बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप होना चाहिए 50 माइनस 27 करना। तो 50 माइनस 27 कर लो, क्या आएगा। सो यहाँ पे एक और यहाँ पे करेक्शन है। करेक्शन क्या है, यहाँ पे आपको 40 टू 50 के बीच में स्क्वायर फाइंड करने का मैं बता देता हूँ। 40 टू 50 के बीच में, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 30 तक तो आपको याद ही करना है, तो 27 का निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। 40 टू 50 में आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा सा लॉन्ग लेंदी कैलकुलेशन होगा। मान लो अगर आपको 44 का यहाँ पे बोलूँ मैं निकालने के लिए, बाकी आप खुद से निकाल लेना 40 से लेके 50 के बीच में। तो मान लो अगर मैंने 44 का बताया, बताओ इसका क्या होगा स्क्वायर। तो इसका फाइंड आउट करने का तरीका 50 माइनस 44 कर लो, क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। ओके, सो 36 एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो। उसके बाद क्या करो, 25 माइनस जो यहाँ पे आपने, यहाँ पे जो बचा है इसको माइनस करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा ये। और 19 को एज इट इज़ लिख लो, तो 1936 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 का स्क्वायर। इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, 44 इंटू 44 1936। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे क्यूब्स के यहाँ पे 20 तक का क्यूब देख लेना, 10 तक का भी देखोगे, 15 तक का भी देखोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूजिंग कॉन्सेप्ट डिजिटल सम। तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि जब डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें डिजिटल सम करना होता है। डिजिटल सम इन द सेंस, अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, जो वाला तो 3 4 6 4 2 3 4 6 है, इसका अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ऐसा होता है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने के लिए। तो ये वाली चीज़ें पूछी नहीं जाती, बट डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइन्यूट चीज़ें जो आपको इन्हेंस करेंगी अपने टीसीएस एनक्यूटी के लिए, तो वो चीज़ें आपको मैं अलग से बता दूंगा। ये अभी पूरी थ्योरेटिकल क्लास है और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपको अंडरस्टैंड अपना माइंड बिल्डअप करना है। अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है कोई भी रीजनिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, या फिर दिया भी है, सो ये डिफरेंट होगा, मतलब कि पूरा सिलेबस तो नहीं डिफरेंट होगा, बट इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग होंगे, और वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं पूरी एक लेंथी वीडियो, ताकि आपका पूरा बेस बन सके, इस वजह से ये पर्पस है मेरा ये पूरा बनाने का। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको बॉड मास ऑलरेडी पता है, ये स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये आपको ऑलरेडी पता है। ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है, ठीक है। वर्नाकुलम आपको पता होगा, जब भी कोई नंबर के ऊपर ऐसा कुछ दिया हो, मान लो 25 प्लस 3 दिया है और ये लगा है, और प्लस 24 प्लस 3 दिया है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। पोजीशन फाइंड करना, ठीक। Positions of a person or thing order is known as rank. Position can be formed from both from the sides of the row. Rank is always from the top or bottom of the row. कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ अ पर्सन इन अ क्यू, अगर कोई पर्सन है वो क्यू में खड़ा है, तो उसको उसका रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पोजीशन पर्सन फ्रॉम राइट, पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम राइट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हैं उसमें +1 कर देंगे, तो उसका निकल आएगा राइट से। पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट, जो भी जितने भी पर्सन है उसमें भी हम एक क्या कर देंगे, लेफ्ट से जितने, अगर देखो यहाँ पे राइट साइड का पूछा जाए तो लेफ्ट में +1 कर देना है, अगर लेफ्ट साइड से पोजीशन पूछा जाए तो राइट में +1 कर देना है। पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड, तो अपवर्ड में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड वाला
पोर्शन प्लस कर देंगे उसमें, पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड तो उसमें अपवर्ड वाला प्लस कर देंगे। तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसा है, आकाश रैंक्स 15th फ्रॉम द टॉप, यानी कि टॉप लेफ्ट, लेफ्ट टॉप, ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हुआ है, टॉप है, यानी कि हमें डाउन साइड वाला उसमें +1 करना होगा। अब कैसे, देखो क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम राइट बॉटम, राइट बॉटम से पूछा है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस पोजीशन फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम द राइट, ठीक है, तो ये माइनस का साइन भी आप नेग्लेक्ट मत करना, यहाँ पे माइनस भी है, माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। सो 15 माइनस 50 माइनस 15 करेंगे, 50 माइनस 15 +1 इज इक्वल टू 36। और कुछ ना समझ में ना, अगर नहीं आता ना आपको क्वेश्चन, अगर इस वाले क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका बताऊँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे आप क्या करना, जो भी आपको नंबर दिख रहा हो, फॉर एग्जाम्पल आप 36, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, बट आपको कुछ नहीं याद हो रहा, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया है वहाँ पे जाके, उस कंडीशन में आपको, अगर आपको गैस भी करना है ना, तो गैस कैसे करना है अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे जैसे 36, 26, 28, 36, 40, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप क्या करो, अगर आगे पोजीशन पूछा जाए तो इसमें क्या करो, 15 प्लस करके देख लो, इसमें प्लस करके देखो 65, ठीक, 65 ऑप्शन में है, नहीं है, 65 +1 करके देख लो, ऑप्शन में है, नहीं है, 65 -1 करके देख लो, ऑप्शन में है, नहीं है। अब एक बार क्या करो, 50 माइनस 35 कर लो, 50 माइनस 35 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक 35 मिल जाएगा। क्या 35 है, नहीं 35 तो नहीं है, बट नियरेस्ट 36 है। अब 36 अगर है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें मतलब एक लोग ऐड हुए हैं, एक लोग ऐड हुए हैं, तो 36 हम अपना ऑप्शन गैस करके आ सकते हैं। और टीसीएस एंड क्यूटी में सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पे गैस अच्छे से करके आ सकते हो, बट गैस भी वैसा करना है जिसमें आपको मार्क्स मिल सके, ऐसा नहीं है आप गैस करके आए भी हो तो मार्क्स नहीं मिले, तो उस कंडीशन में आपको ये वाली ट्रिक यूज कर लेनी है। ट्रिक का भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो उसको अच्छे से समझ लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्यू, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे मिलेंगे, जो हम यहाँ पे कर रहे थे ये माइनस मिसिंग करके, वो अभी हमें एक्चुअली में करना है यहाँ पे, यानी कि एडिशन करना है, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अपवर्ड, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट, और जो पर्सन डाउनवर्ड में उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करते थे, पर्सन को ऐड करते थे, क्यू को माइनस करते थे उसके अपोजिट वाले को, ताकि हम उस पर्सन का पोजीशन फाइंड आउट कर सकें। अब हमें अगर टोटल फाइंड करना है तो उस पर्सन को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 2 बार तो ऐड हो जाएगा, तो एक बार उसको माइनस कर देंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड में, तो हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम फॉर लेफ्ट एंड राइट, तो इसमें इतना कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के। अब देखो जो मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया आपको, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 2 नंबर आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, आपको 23 अगर दिख रहा है तो यहाँ पे मतलब इन दोनों से मिलके बना होगा, तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 24। अब 24 मिल गया, नियरेस्ट 23 है, इसको मार्क करके आ जाओ, हो गया आपका आंसर। इस तरीके से इजी इजी क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा होगा, बट ये जब आप अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप, मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपसे, तो आप पहले तो देखोगे कितना लेंथी है, बट अगर आप सॉल्व करने जाओ 27 5 ऐड कर दो, आंसर आ गया, ठीक, सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें डिवीजन नहीं करना। आपको रैंक फाइंड करना है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्लस और माइनस होगा। अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन दे रखी है, मतलब 27th 5th एक और दिया हुआ है 5th एंड 4th, तो वो सारी कंडीशन आप अलग अलग सॉल्व करके दोनों का एक बना सकते हो ट्रिक। ओके, सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना, ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, सो आप इसको समझ के खुद से करना। ओके, नहीं समझ में आता है कमेंट करना। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले जब फेल हो जाए तो ये सारी चीज़ें करना। तो पोजीशंस फाइंड करना, कैसे फाइंड आउट करना है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे फाइंड करना है वो, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए ये देखो ये फॉर्मूले हैं 1 2 और 1 2, सिंपल 4 फॉर्मूले हैं, याद कर लेना। तो यहाँ से हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया, अनबॉक्सिंग की वही बाकी है, एनालॉजीज कंप्लीट कर लिया, ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट इन द सेंस हमने अपना वो कंप्लीट कर लिया है, कौन सा जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उस पर भी हमने क्वेश्चंस नहीं ट्राई किए हैं। क्वेश्चंस आने वाले आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंदी होती है तो मैं उसमें कवर कर दूंगा PYQs। बट यहाँ पे भी अभी PYQ जो हमने ये वाला PDF ऑलरेडी बना के रखा है, इसको ज़रूर पूरा सॉल्व करके जाएंगे, तो उसमें अगर क्वेश्चन मिलता है तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। विजुअल रीजनिंग और वेन डायग्राम, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। विजुअल रीजनिंग का मतलब है पैटर्न आपको दे दिया जाएगा, यहीं पे बता दे रहा हूँ, एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर, ठीक,
ऐसा कुछ है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें बताना है, बताओ नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे इसको लॉजिक फाइंड करना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस जो है लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, तो अब यहाँ पे जो ये वाला है ये भी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये है हमारा माइनस, वो राइट कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया है, तो राइट कॉर्नर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो हमारा प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल अपनी ही प्लेस पे है, तो यहाँ पर जो अपनी प्लेस में है वो एज इट इज अपनी प्लेस पे रहेगा। बचा क्या हमारा, बचा हमारा माइनस। ओके, तो ये हमारा शिफ्टिंग हो जाएगा और यही हमारा ऑप्शन नंबर जो वहाँ पे ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपको ऐसे भी दे सकता है कि ये कुछ ऐसा पैटर्न है, तो बताओ नेक्स्ट पैटर्न कौन सा बनेगा। तो अब जैसे आपको दिख रहा होगा, पहले यहाँ पे माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, देखो एक एक शिफ्ट हो रहा है, प्लस आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके की आपको विजुअल रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम वाले मैंने ऑलरेडी बता दिए, डॉग और पेट का रिलेशनशिप जो मैंने अभी बताया उससे। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म क्या होता है, इस पर भी आते हैं। उससे पहले स्टेटमेंट, असम्पशन एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन वाला भी मैंने बता दिया साथ ही साथ वेन डायग्राम के साथ, तो ये दोनों आपस में रिलेट कर जाएंगे। स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट असम्पशन का मतलब क्या है, सिंपली जो स्टेटमेंट आपको दी रहेगी उससे आपको कुछ अज्यूम करना होगा और उसका फाइनल कंक्लूजन बताना होगा। सो वेन डायग्राम हो गया, असम्पशन, कंक्लूजन, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग नाम दे दिया गया। तीनों में लॉजिक आपको सेम ही लगाना है, अपना खुद का मेंटल एबिलिटी यूज़ करके। आपको डेटा जो दिया है, जो स्टेटमेंट 1 2 दिया है, उससे आप कंक्लूजन फाइंड आउट करोगे। और अगर कंक्लूजन नहीं दिया, अजम्पशन पूछा जाए, तो 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे आप क्या अज्यूम कर पा रहे हो, क्या अजम्पशन है आपका, वो आपको टिक करना होगा। वेन डायग्राम में आपको रिलेशनशिप बताना होगा कि ये क्या रिलेशनशिप हो रहा है, वो कंक्लूजन रिलेशनशिप में है या नहीं है, वो बताना होगा, ऑलरेडी बता दिया है। सिलोगिज्म देख लेते हैं, और उसके बाद हम अपना छोटे छोटे ये जो हमारे कट्स एंड फोल्ड्स, अटेंशन टू डिटेल्स, अटेंशन टू डिटेल का मतलब यही सेम चीज़, ठीक। तो ये भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। हमें अब देखना क्या है, कट्स एंड अनफोल्ड्स देखना है, क्यूब अनबॉक्सिंग देखना है, और एक सिलोगिज्म। बस ये हमारे 3 टॉपिक्स और बचे हैं, उसके बाद हमारा ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोर्ड। यहाँ पे हमें क्या देखना है, सिलोगिज्म। अब आप बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका आपको अगर वर्बल या सीखना हो, लाइक अभी आपको इंग्लिश भी सीखना होगा, तो आप सिलोगिज्म का मतलब बता सकते हो कि सिलोगिज्म का मतलब क्या होता है। जो मैंने अभी वेन डायग्राम में आपको बताया उसी का एक एडवांस वर्जन है सिलोगिज्म। इसमें हमें क्या करना है, सेम चीज़ यहाँ पे करना है, ज़्यादा इसमें हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना होता। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लूँ, ऑल, इसमें भी सेम ही चीज़ है, ऑल ए वेन डायग्राम से ही होगा, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, एंड ऑल ए आर सी, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि इसका सिलोगिज्म बताओ। तो इसका मतलब क्या है, ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर सी। तो यहाँ पे सिलोगिज्म क्या बनेगा, सी आएगा, उसके अंदर बी आएगा, उसके अंदर ए आएगा, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक। और एग्जांपल और एक लेता हूँ, तो एक एग्जांपल आप देख लो कि जैसे कि आ जाए कि प्लांट्स, ठीक, पहले प्लांट है, बोला जाए कि ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ठीक, एंड उसके बाद आपको दिया जाए रोज एंड लोटस, और काऊ और गोट, ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए। ये आप ऑल सम ये बाद में आप देख लेना, बट आपको ये डेटा दिया हो, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे इसका सिलोगिज्म बनाओगे।
तो फ्लावर्स ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, तो इसका कैसे बनेगा, और ये बनेगा पहले हमारा कौन सा प्लांट वाला पोर्शन, उसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा फ्लावर। ओके, रोज एंड लोटस भी क्या है फ्लावर है, तो इसके अंदर आ जाएंगे, बट इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा काऊ एंड गोट, तो यहाँ पे काऊ आ जाएगा और एक गोट आ जाएगा, ये दोनों अलग, ये भी किसी से तरह ना आपस में रिलेटेड है ना इस चीज़ से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको एक सिलोगिज्म बनाना है, और उसके बाद जो भी आपसे कंक्लूजन पूछा जाए कि ऑप्शन में दे दिया जाए कि इस काऊ इज रिलेटेड टू लोटस, तो यहाँ पे नो टिक करना है। इज लोटस इज रिलेटेड टू रोज, तो उसमें भी आपको नो टिक करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है हमारा सिलोगिज्म वाला पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट बचता है, कौन सा टॉपिक, अनबॉक्सिंग अ क्यूब। अब अनबॉक्सिंग अ क्यूब वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको नोट्स बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, जब कभी भी कोई डाइस दिया हो, डाइस हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। चलो डाइस बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा एक डाइस वही जिससे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे मैंने एक डाइस बना लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा इसको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3, और हाँ बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 कोई दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और डाइस है, मतलब ये एक ही डाइस है जिसके अलग अलग फेसेस दिए हैं आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं दो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दोनों हैं एक ही चीज़ है, अनबॉक्सिंग अ क्यूब, और हाँ अनबॉक्सिंग अ क्यूब और एक डाइस, ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के सॉल्व होते हैं। तो कैसे सॉल्व होते हैं वो बता रहा हूँ। और यहाँ पे दे दिया जाए 4 3 और 6। अब यहाँ पे देखो दो डाइस पूछा जाए, और पूछा जाए आपसे कि बता दो हमें कि जो हमारा 2 है उसके अपोजिट क्या होगा, या फिर 3 के अपोजिट क्या होगा। सो 3 के अपोजिट अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हमें ये करना है, 3 को यहाँ पे देखो जो कॉमन है, ठीक है, अगर 3 कॉमन नहीं भी है तो जो भी कॉमन है उसको पकड़ो और राइट साइड से घुमा दो। इसका मतलब 3 यहाँ पे आपको कॉमन दिख गया, 3 लिखो, इसको ऐसे ऐसे घुमा दो, तो 3 फिर 2 फिर 1। अब इसको जब घुमाओगे तो 3 यहाँ पे आएगा, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे 2 के नीचे दिया है यानी कि 6, यानी 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ओके, एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका एक कौन सा होता है फाइंड आउट करने का, कि मान लो अगर आपको एक डाइस दिया है जिसमें लिखा है 2, इधर लिखा है 3, इधर लिखा है 4। ओके, नेक्स्ट डाइस यहाँ पे दिया हुआ है 4 5 और 3, और एक डाइस यहाँ पे आपको दे दिया जाए 6 2 1। पूछा जाए कि बताओ इसमें से गलत कौन सा डाइस है, मतलब कि रॉन्ग, मतलब रॉन्गली इंटरप्रिटेटेड आपको पूछा जाए कि बताओ इसमें आपका क्या यूज़ हो सकता है। विजुअल जो रीजनिंग है आपके, विजुअल रीजनिंग में भी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी में आते भी हैं। तो विजुअल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में देखो क्या होगा, जब कभी भी कोई चीज़ अपोजिट होगा, जैसे कि हमने अभी अपोजिट फाइंड किया, तो अब जब हमने अपोजिट अभी फाइंड आउट किया था तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे फेस के सामने नहीं आ रही थी। ये सामने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे आप देखो 2 के अपोजिट में 4 नहीं दिख रहा था। ओके, 2 के अपोजिट यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ें 6 और 4 यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 2 के अपोजिट हो सकते हैं, बट 3 जो है अपोजिट नहीं हो सकता। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि आपके पीछे, तो आपके पीछे अगर कोई आपके खड़ा होगा तो आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। सेम अप्लाइज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। 2 के अपोजिट में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 2 के फेस पे आपको क्या दिख रहा है 1 और 3। 2 के फेस पे 1 और 3 अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब 1 और 3 तो अपोजिट हो ही नहीं सकते, बट यहाँ पे 3 है तो यहाँ से 2 गायब हो गया है। ठीक, 2 गायब हो गया,
अब 2 गायब हो गया, 3 गायब हो गया, इसका क्या सेंस बनता है कि ये हमारा डाइस जो है वो सही से इंटरप्रिटेटेड है, सही से अरेंज्ड है। सिमिलरली यही लॉजिक लगा के हमको आगे सॉल्व करना होता है। और यहाँ पे आप नोटिस भी करोगे 3 के अपोजिट यहाँ पे जो हमने 3 लिया था उसको घुमाया था राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 2 और 1, इसके अपोजिट में क्या आया, 6 आया, और 1 के अपोजिट में 4 आया। 1 के अपोजिट में 4 आपको इस वाली डाइस में नहीं दिख रहा होगा, और 2 के अपोजिट में इस साइड 6 नहीं दिख रहा होगा। तो ये मैंने रैंडमली बना दिया, बट यहाँ पे भी ये भी देखो लॉजिक क्या कर रहा है, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा बताओ अब गलत होगा। यहाँ पे 1 है, देखो अब यहाँ पे देखो 2 के साथ यहाँ पे क्या है, 3 है। 2 के साथ अगर 3 है, सो यहाँ पे 3 अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे 2 नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, अगर 2 प्रेजेंट है तो वहाँ पे 3 नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। सो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। क्या करेक्ट है? नहीं। यहाँ पे देखो 4 भी तो है, 4 के साथ भी तो 3 आ रहा है, 4 के साथ 3 भी तो आ रहा है, तो यहाँ पे 4 के साथ 3 तो आ सकता है। अब 5, 5 तो ये भी चेक हो गया। तो सारी कंडीशन आपको चेक करनी होगी। अगर यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, बट अगर हमें गलत फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो एक ऑप्शन दिया होता जिसमें कि आपका कुछ ऐसा होता 2, 3 और 1, 2, 3, 1, ओके। और यहाँ से पूछ लेता आपसे कि बताओ इसमें से रॉन्गली इंटरप्रेटेड कौन है, या फिर जो ऐसा बताओ जिसमें हमने कुछ गलती करी है। तो यहाँ पे देखो 4 के अपोजिट में इसको अगर राइट साइड हम घुमाते हैं 2, 4, 3, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3, 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 से 5 और फिर 3। सो यहाँ पे 2 के अपोजिट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 के अपोजिट में अगर 3 आ रहा है तो 2 के अपोजिट में यहाँ पे 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इस वजह से ये वाला रॉन्ग हो गया। करेक्ट हमारा क्या होगा, ये 3। तो इस तरीके से आपको डेटा इंटरप्रेट करके देखना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखो दोनों गलत हो गए, अगर हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था डायरेक्ट देखते तो भी गलत हो जाता, बिकॉज 3 के अपोजिट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5, और 3 के अपोजिट में यहाँ पे 5, 3 के अपोजिट में 5 है तो यहाँ पे 5 दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो आपको करेक्ट मिल जाएगा, बट यहाँ पे करेक्ट चेक कैसे करना है, सबसे पहले क्या करो, अपोजिट फाइंड आउट करो, जो कॉमन है कॉमन निकाल के उसको राइट हैंड साइड घुमा दो ऐसे। राइट हैंड साइड जब इसको घुमाओगे तो यहाँ पे आप 2 एंड 3 ऐसे मार्क करना, जो भी आता है उसके नीचे फिर 4 को पकड़ना, उसके नीचे घुमाना, जो इन दोनों को मैच करेगा अपोजिट में वही इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, तभी हमारा क्या सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, और तभी हमारा आंसर भी सही होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। तो ये तो डाइस फोल्डिंग वाले क्वेश्चन हो गए। एक हम देते हैं क्यूब रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, क्यूब रीजनिंग क्वेश्चंस। आप देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये तो वीडियो हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द गिवन 4 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस अपोजिट टू द फेस ऑफ 1 डॉट। अब 1 डॉट के अपोजिट में कौन सा होगा, तो 1 के अपोजिट में कौन सा होगा, देखो 1 के अपोजिट अगर हम पकड़ें इसको, 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी है, तो 1 2 3 ऐसे जाएगा, 1 5 2 ऐसे जाएगा। ओके, तो 1 5 2, तो 2 के अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको चलो सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, बताना है कि अपोजिट टू द फेस ऑफ 1 डॉट। तो अपोजिट टू द फेस ऑफ 1 डॉट का मतलब 1 को हमने पकड़ा, इसको जब हमने राइट हैंड साइड घुमाया तो आया 2, फिर आया 3। यहाँ पे हमने 1 को पकड़ा, इसको हमने राइट साइड पे घुमाया तो 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, 5 एंड देन 2। उसके बाद यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 पकड़ो, 2 को अपोजिट में घुमाया, सो आया क्या, 5 और फिर 6। उसके बाद फिर से हमने 2 को पकड़ा और उसके बाद घुमाया तो यहाँ पे क्या आया, 6
और उसके बाद 3। सो अब यहाँ पे आप पैटर्न समझ पा रहे हो। 1 के अपोजिट में मतलब 2 के यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड हैविंग द डॉट ऑफ फेस हैविंग 1 डॉट्स, ठीक है। 1 का अपोजिट फाइंड आउट करना है, तो यानी कि 2 के अपोजिट क्या है, 3 है। 2 के अपोजिट में अगर 3 है तो ये 2 और 3 साथ में हो सकते हैं, 2 और 3 हमारे साथ में नहीं होंगे, तो यहाँ पे 2 और 3 साथ में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में 2 होना चाहिए, सॉरी 2 के अपोजिट में 5 होना चाहिए, तो 2 के अपोजिट में 5। तो ये जो हमारा 1 2 3 4 5, ये जो हमारा सेकंड वाला है, ये वाला हमारा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और 3 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 2 है अगर, तो ये वाला भी यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम वाला क्रिएशन मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इसको आप देखो, आप इसको समझ पा रहे हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, 1 2 3 5, उसके बाद 2, हमने इसको राइट हैंड साइड घुमाया, 2 को हमने पकड़ा, उसके बाद 5 6, तो हमें बताना है कि 1 के अपोजिट कौन होगा। तो आई गेस यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक आपका। तो लॉजिक यहाँ पे देखो क्या लग रहा था, लॉजिक सिंपल था इसका। यहाँ पे देखो 1 के साथ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 आ सकता है। ओके, सो 1 के साथ हमारा क्या क्या आ सकता है वो देखो यहाँ पे, 2 3 5, और 5 अगर आया तो 5 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, 6। बचा क्या, 1 2 3 4, बचा यहाँ पे 4, यानी कि 4 नहीं, 4 जो होगा 4 नहीं आया 1 के साथ, और बाकी सब कुछ आ गया, यानी कि 2 का रिलेशन भी आ गया, 2 के साथ 5 का रिलेशन, 6 का रिलेशन, 3 का रिलेशन, सबका आपस में मिल गया, बस यहाँ पे 4 नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4। अब देखते हैं यहाँ पे क्या था, 4 ऑप्शन में है, यस हमारा 4 है, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद देखो एक मैंने और यहाँ पे पॉइंट आउट किया था क्वेश्चन आपके लिए, विच इज डाइस अनफोल्डिंग वाले, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, इसको यहाँ पे समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है। इसमें देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट। अच्छा, बोल रहा है कि जब इस शीट को हम एज अ क्यूब हम इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा इसमें से डाइस बनेगा। क्या ये आप सॉल्व कर सकते हो, जो अभी तक हमने बताया लॉजिक आपको इतनी देर से, उससे आप ये सॉल्व कर सकते हो या नहीं। आप बोलोगे कि 1 को हम इसमें पकड़े तो 1 2 3 4, इसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें सेपरेट लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक था क्वेश्चन किस टाइप के सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको डाइस दिए हों 3 4 तरह के, और पूछा जाए कि इसके अपोजिट बता दो क्या होगा, यानी कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, उस तरीके के क्वेश्चन के लिए था। इसमें हमें क्या करना होता है, पेपर फोल्डिंग वाले, इसमें आप एग्जाम में ये नहीं कर सकते कि जो आपको रफ शीट मिली है उसमें आप ऐसा कट बना के आप इसको क्यूब बनाने लग जाओ, वो सब नहीं करना है। इसमें लॉजिक क्या लगाना होता है, हमें चलना होता है अपोजिट। तो 3 का हम यहाँ पे कैसे अपोजिट लेते हैं, 3 का अपोजिट एक गैप छोड़ के 4 होगा, 1 का अपोजिट एक गैप छोड़ के 2 होगा, और 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। सब देखो मैच कर रहे हैं। अब देखो अगर हमारा 3 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट अगर 4 है, तो यहाँ पे 3 के साथ क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। 3 के साथ 4 नहीं आएगा, ऑल्सो 1 के साथ 2 नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, बिकॉज 1 के साथ 2 अपोजिट में नहीं आ सकता। और यहाँ पे देखो 6 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, 6 के साथ 5 आ गया, ये भी गलत। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आया, 5 4 1, क्या 5 के साथ हमारा 5 और 4 का पेयरिंग नहीं है। देखो 4 के साथ हमारा किसका पेयरिंग है, 3 का। और ये भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, 2 4 6, 2 के साथ हमारा किसका है, 1 का रिलेशन, और 4 के साथ हमारा 3 का रिलेशन है, और 6 के साथ हमारा 1 का रिलेशन। सी और डी में एक हमारा सही है। आप बता सकते हो कौन सा वाला सही है, सी और डी में एक सही है। देखो 1, अगर हम इसको लें 4, यहाँ से लें इसको 4 1 5 4 2 6,
1 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 6। सो इसमें थोड़ा सा इंटरप्रेट करो और देखो इसमें कौन सा लॉजिक आपका बैठ रहा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा दोनों ही आंसर सही है, सी एंड डी, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही अपोजिट में सही सही अरेंज हो, यानी कि 1 के अपोजिट देखो यहाँ पे 2 नहीं है, 5 और 5 के अपोजिट में यहाँ पे 6 नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो ये भी सही है। और 1 के साथ हाँ 1 के साथ 2 नहीं है, तो ये भी सही है। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे सही है या नहीं है। सो यस, यहाँ पे देखो सी एंड डी बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस को करना है, मतलब कि यहाँ पे आपको डाइस ना देके कुछ भी दे सकता है। लाइक यहाँ पे आपको बोल सकता है कि डाइस नहीं, यहाँ पे कोई पैटर्न दे सकता है, तो पैटर्न भी हो कुछ भी हो, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अपोजिट में चलना है। ये वाला हमने कैसे चले थे, ये वाला फिर से देख लो। ये वाला हम कैसे मूव किए थे, हमेशा क्या करा करो, इस कॉर्नर को स्किप कर दो, पहले जाओ 3, इसको पकड़ो, इसके अपोजिट में ये टिक करो। यहाँ पे आपने 2 है तो 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बचा जो उसके बाद वो उसको मार्क कर दो। ये हो गया अपोजिट वाला चीज़। और जो हाँ जहाँ पे भी यहाँ दोनों साथ में आ जाए वो चीज़ें गलत होती हैं। अपोजिट में है अगर अगर अपोजिट में है तो वो दोनों चीज़ें 2 डिजिट साथ में नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पे 1 2 जो है साथ में नहीं आना चाहिए, 1 2 इसमें भी आ गया, 5 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, 5 6 इसमें आया तो ये भी गलत हो गया, और इन दोनों में नहीं आया तो इसलिए दोनों सही हो गए। सिंपल, ये लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है। अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट, जो हमारा टीसीएस का पीवाईक्यू है रीजनिंग का, उसको सॉल्व करते हैं। सो टीसीएस रीजनिंग पीवाईक्यू 3 तक हमने कर लिया था, और अब हमको क्या करना है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू टी। अब डेटा इनसफिशिएंट और सफिशिएंट वाले क्वेश्चन है। अब इसको कैसे टैकल करना है, देखो, गिवन बिलो इस क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स 1 एंड 2, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। स्लॉट जो पिछले साल आया था 2024 सितंबर में, उसका 3rd या 5th स्लॉट है, तो वहाँ पे आप, सॉरी 3rd या 2nd स्लॉट है, तो उसको आप अच्छे से देख लो, यही पीवाईक्यू है। इससे मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 1 and 2 each containing some information decided which of the following statement are is sufficient to answer the question. How Q is related to T. स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, M is mother of N, M यहाँ पे क्या है, सॉरी M is brother of N, तो M is brother of N। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, N का जेंडर जब तक डिनोट नहीं होगा तब तक आप नहीं मार्क करोगे। एंड N's मदर इज T, N की मदर कौन है, T है, तो टी का जेंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये एक ऊपर चले जाएंगे टी, क्योंकि ये हमारे मदर इन लॉ है। अच्छा, टी इज एंस मदर इज टी, एंस मदर इज टी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। ये मदर और मदर इन लॉ है पी की, तो मदर इन लॉ ऑफ पी है, तो पी की मदर इन लॉ का मतलब इन दोनों में से किसी से शादी हुई होगी किसी की, तो यहाँ पे क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, जो यहाँ पे P है मदर ऑफ Q है। सो अगर यहाँ पे देखो T इज द मदर इन लॉ ऑफ P है, तो P मदर इन लॉ है अगर, तो यहाँ पे N का जेंडर तो हमको डिनोटेड नहीं है, तो N का जेंडर अगर डिनोटेड हमको नहीं है तो ये ब्रदर ये भी तो हो सकता है, तो जो P है वो किसकी वाइफ है ये हम नहीं बता सकते। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, हु इज द नेफ्यू ऑफ M। हमसे पूछा गया है नेफ्यू ऑफ M बताना है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q इज द सिस्टर ऑफ daughter of P who is married to N and the son of T। तो N से मैरिड हुआ है और जो सन है T का। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब पूछा क्या है, आपको आंसर कैसे करना है। यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, तो आपसे बताना है कि जो डेटा यहाँ पे दिया है वो इनसफिशियंट है या सफिशियंट है, या आपको कुछ और चाहिए। तो इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट। देखो, अब हमें क्या पता है चल गया, क्यू इज द सिस्टर ऑफ डॉटर ऑफ पी हु इज मैरिड टू एन। अब हमें अगर ये पता चल गया, इसका जेंडर अगर हमें पता चल गया, मैरिड टू एन है, तो मैरिड टू एन है यानी कि पी यहाँ पे मेल हुआ और पी इसके साथ है,
तो यहाँ पे क्यू इज द सिस्टर। अब बाकी काम यूज करके अपना फैमिली ट्री बना के आंसर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फैमिली ट्री रिलेशन नहीं बताना था, यहाँ पे हमें बताना था कि ये डेटा जो है हमें कितना सफिशियंट है। तो जैसे यहाँ पे हमको एन का जेंडर नहीं पता था, तो एन का जेंडर अगर हमें नहीं पता था तो उसको उसको जानने के लिए हमें स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट 1 की जरूरत पड़ेगी या 2 की या दोनों की। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन बिलो इज a question followed by 3 statement 1, 2 and 3 each containing some information। इसमें भी सेम चीज करना है। इसमें क्या है, E is sister in law and A sister in law of A and wife of B। E जो है sister in law है A की and wife of B है। C जो है हमारा C and B are male and C is unmarried। D is grandfather of C and B is the only child of D। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या करना है, सर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, फाइनल हम देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी इज द डॉटर ऑफ सी एंड बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ डी। यहाँ पे हम डायरेक्टली सिस्टर इन लॉ और मैरिड अनमैरिड पे नहीं जाएंगे, जो हमें सिंपल दिख रहा है स्टेटमेंट पहले उस पर चलते हैं। तो स्टेटमेंट 3 हमें क्या कर रहा है, फ्रॉम स्टेटमेंट 3 बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ डी हमें पता चल गया, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ डी, ये हमको यहाँ से पता चल गया। और उसके बाद हमें क्या पता चल गया, डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी। डी जो है यहाँ पे ग्रैंड फादर ऑफ सी है। तो ग्रैंड फादर ऑफ सी का मतलब बी का वो बच्चा होगा, ठीक। सी इज बी सन। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। बी कैसे रिलेटेड है सी के, क्या ये स्टेटमेंट हमारा थर्ड से या सेकंड से या फर्स्ट से, हम बता सकते हैं। देखो तीसरे से तो हमने बता दिया, क्या हम दूसरे से बता सकते थे, सी एंड बी आर मेल्स एंड अनमैरिड, तो इससे तो नहीं बता सकते थे। ही इज द सिस्टर इन लॉ एंड वाइफ ऑफ बी। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये दोनों से हम बता सकते थे। देखो सी एंड बी आर मेल्स एंड सी इज अनमैरिड, तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये सफिशियंट हमारे बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इफ द डेटा इन द स्टेटमेंट 2 and 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा 1 इज नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये वाला हमको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, हम इससे भी बता सकते हैं और इससे भी बता सकते हैं और दोनों से मिलकर बता सकते हैं। इफ डेटा ऑफ स्टेटमेंट 1 and 2 आर, तो 1 तो है ही नहीं, तो 1 और 2 वाले ऑप्शन ही चले गए। तो इस तरीके से ये भी चला गया, बचा गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस। अब देखो इन अ सर्टेन कोड P प्लस क्यू मीन्स Q इज द ब्रदर ऑफ P। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको ये वाला चीज को देख के यहाँ पे फैमिली ट्री बनानी होती है और बताना होता है क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डेफिनेटली नॉट ट्रू। K इज डॉटर ऑफ M। अच्छा देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें फैमिली ट्री बनानी है। इन ये लॉजिक्स दिए हैं आपको और ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इस लॉजिक का यूज करके इस स्टेटमेंट का फैमिली ट्री बना के इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नॉट ट्रू है, ठीक है। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। P प्लस क्यू मीन्स यहाँ पे क्या है, P इज ब्रदर ऑफ Q, सॉरी Q इज ब्रदर ऑफ P। तो यहाँ पे देखो K प्लस L का मतलब क्या हो जाएगा, K इज ब्रदर ऑफ L। ओके, सो K इज ब्रदर ऑफ L हो जाएगा। तो चलो इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो पहले देखो P प्लस क्यू मीन्स क्या है, Q इज ब्रदर ऑफ P। तो यहाँ पे K प्लस L है यानी कि क्या हो जाएगा, L इज ब्रदर ऑफ K। तो L क्रॉस M मीन्स क्या हो जाएगा, M इज फादर ऑफ L। K प्लस L मीन्स
L is brother of K. M divided by N means N is sister of M. N is sister of M. N minus P means N is mother of P. N is mother of P. तो देखो ये क्या होगा, पहला हमारा क्या है, ब्रदर है। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, देखो अब ऑप्शन यहाँ पे क्या है, K इज डॉटर ऑफ M. K इज डॉटर ऑफ M. तो नहीं हो सकता, बिकॉज क्यों नहीं हो सकता, ये सेकेंड जनरेशन में आ गया हमारे। L क्रॉस M मीन्स यहाँ पे क्या था, M इज फादर ऑफ L. तो ये पॉसिबल नहीं है। K इज द नेफ्यू ऑफ N. K इज नेफ्यू ऑफ N. तो ये मे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमें जेंडर स्पेसिफिक अभी नहीं पता है। और N इज द आंट ऑफ K, मे भी पॉसिबल हो सकता है, बट हमें पॉसिबल बताना है जो नॉट ट्रू हो। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। P इज ब्रदर ऑफ K. P ऑप्शन हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो इसको ध्यान से, P इज ब्रदर ऑफ K. P इज ब्रदर ऑफ K हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। इस स्टेटमेंट को फिर से ये रीड करना और ये फैमिली ट्री एक बार खुद से बनाना, ये आपको पता चलेगा ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही पता चल रहा है क्या कि देखो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है रिलेशन, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। M इज फादर ऑफ L. M इज फादर ऑफ L. ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, L इज ब्रदर ऑफ K. L इज ब्रदर ऑफ K, ठीक, यानी कि M K क्या हो गए आपस में सन, ये भी हो गए। ओके, M डिवाइडेड बाय N की क्या मतलब है, N इज द सिस्टर ऑफ N. N इज द सिस्टर ऑफ M. तो ये इनकी सिस्टर है, सिस्टर को हम डबल से डिनोट करते थे, N इज द सिस्टर ऑफ M. और ये फीमेल है। N माइनस P मीन्स N इज मदर ऑफ P. N इज मदर ऑफ P. अब देखो सिस्टर के जो हमारे सिस्टर हैं उनका अगर बेबी है कोई, मतलब उनका बेटा बेटी कोई है, तो अपने भाई के क्या वो क्या लगे, ब्रदर लगे, नहीं लगे, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे गलत है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। इन अ कोडेड फॉर्म A@B मीन्स A इज मदर ऑफ B, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से कर लेना, सेम पैटर्न, ठीक है। और ये फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, अब तो कर ही लोगे, जब ये वाले क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन और इजी हैं। क्या कह रहा है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। P is the father of Q and brother of R. तो P is father of Q and brother of R. तो P is father of Q and brother of R. अब R यहाँ पे मेल है फीमेल है वो नहीं पता। R sons is the brother of T. R sons is the brother of T. R का जो सन है वो ब्रदर है किसका, T का। अब यहाँ पे T का जेंडर हमको नहीं पता है। U is the mother of Q and daughter-in-law of V. U is the mother of Q. U is the mother of Q. तो यहाँ पे U is the mother of Q. तो यहाँ पे Q यहाँ पे यानी P की Q की वाइफ होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे U आएगा ना, U P आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे और इनका बेबी कौन होगा, Q, मतलब बेटा या बेटी। एंड डॉटर इन लॉ ऑफ V, डॉटर इन लॉ ऑफ V की डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ को कैसे डिनोट करते हैं, मतलब इनके पापा की जो मम्मी होंगी उनसे इनका क्या रिलेशन होगा, डॉटर इन लॉ का। ओके, Z is the mother of R. Z is the mother of R.
तो z यहाँ पे इन दोनों की मम्मी होंगी, यानी कि यहाँ पे z जो है r की मम्मी है. w is the mother of t and is married to r. w is mother of t, यानी कि फीमेल है, और ये मेल मैरिड टू आर, यानी कि जो यहाँ पे हमने खाली रखा था ये एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे आर का ये हो जाएगा. सो इस तरीके से आपका एक फैमिली ट्री बनेगा. देख लेना अच्छे से, इसको समझ लेना. फैमिली ट्री मैंने मोटा मोटा बता दिया है. नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना क्या था. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यू हमारा डॉटर इन लॉ है, वी एंड पी इज हर हस्बैंड, वी मस्ट बी पीस फादर, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा ग्रैंडफादर ऑफ टी हो जाएगा. ओके, सो हमारा पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा. अभी तक अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फैमिली ट्री वाला जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, वो जो पढ़ाया है उसको वापस से देखना, वीडियो पॉज करके प्ले करके वापस बार बार देखना, तो आपको समझ आ जाएगा. मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, यही चीज़ें जो हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी. तो ये वाली चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, गूगल करके पढ़ लेना. अब देखो यहाँ पे क्या है. अ टीम ऑफ 4 is to be selected from batsmen KLMN WXYZ such that there be at least 2 batsmen in the team using the following criteria. अब ये क्राइटेरिया हमको फॉलो करना है और हमें बताना क्या है, 2 बैट्समैन होने चाहिए. तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं. सबसे पहले L and Y कैन नॉट बी टुगेदर हो जाएंगे. ओके, K and Z मस्ट बी टुगेदर, X कैन नॉट गो टू M and वाइस वर्सा, W and must be together. तो हम सबको जब चेक करेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है. अगर हम ऑप्शन देखें कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एटलीस्ट 2 बैट्समैन इन द टीम. तो बैट्समैन यहाँ पे क्या है, आपको बैट्समैन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. सो अभी यहाँ पे देखो कौन सा यहाँ पे कंडीशन जो वायलेट करेगा वो हमको बताना है. सो जो वायलेट करेगा वो वाले कंडीशन यहाँ पे कौन से होंगे, कैन नॉट बी सेलेक्टेड. ठीक है, 4 कैन नॉट बी सेलेक्टेड, वो कौन से होंगे. तो देखो L और Y को देखो ध्यान से, L Y कैन नॉट बी टुगेदर. सो यहाँ पे देखो L Y, यहाँ पे L और Y दोनों साथ में आ गए. इसमें देखो L है तो Y नहीं है. इसमें K एंड Z मस्ट बी टुगेदर. देखो K जहाँ पे आया है वहाँ पे Z भी आया है तो ये भी सही है. K जहाँ पे आया है वहाँ पे Z भी आया है तो ये भी सही है. उसके बाद देखो क्या कह रहा है, X कैन नॉट गो विथ M, X कैन नॉट गो विथ M, तो ये भी सही है. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, W एंड N मस्ट बी टुगेदर. तो यहाँ पे W है तो N भी है. तो यहाँ पे बचा कौन सा, D बचा. तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट, सिंपल. ये सारे एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इन अ फुटबॉल ग्राउंड 8 प्लेयर्स एंड आर स्टैंडिंग द फॉलोइंग मैनर, N स्टैंड्स M 15 meter to the south of H and I and H are straight in the line. M divides in the ratio 1:3 divides H and N 1:2 ratio. The distance between the N and G and N are 1:3 divides M and K in 2:1. J stands 10 meter to the north of L, M to the east. I at what distance does K stand with respect to G? अब देखो वहाँ पे तो बहुत ही ईजी सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बता दो फाइनल पॉइंट. अब इसमें कैसे बताना है, स्टेप बाय स्टेप इस गेम को चलना पड़ेगा. सो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को काम करते हैं, अलग से ट्रीट करते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर देखते हैं कि क्या आता है. सो वीडियो पॉज करके खुद से भी यहाँ पे आप सॉल्व करने का ट्राई करना. सेम लॉजिक लगेगा, कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. सेम लॉजिक क्या लगेगा, स्टेप बाय स्टेप हमको इसको सॉल्व करना होगा. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखो कौन सा है,
इन अ फुटबॉल ग्राउंड 8 प्लेयर्स GHI और ये N तक दिया हुआ है स्टैंडिंग इन द फॉलोइंग मैनर एस स्टैंड 15 मीटर टू द साउथ ऑफ H। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, पूरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उसके बाद हमने देखा क्या कि N इज 15 मीटर साउथ ऑफ H, N स्टैंड्स 15 मीटर साउथ ऑफ H। इसको हमने एज इट इज लिख लिया, H इज 15 मीटर नॉर्थ टू N। ये मैं पूरा को नहीं सॉल्व कराऊंगा, मतलब 90% आपको सॉल्व करके मैं दे दूंगा, बाकी आप आंसर मेरे को कमेंट करना। ओके, I and J from a straight line, so I and J lie on the same line। ओके, तो सेम लाइन में लाई करेंगे I और J। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, M डिवाइड्स I J इन द रेशियो 1:3। जो M है वो डिवाइड कर रहा है I J को in the ratio 1:3। That means if I and J are at total distance of x, अगर I और J के बीच हम total distance x मान लेते हैं तो M क्या हो जाएगा, M is closer to I at, जो M होगा हमारा वो क्लोजर होगा I के कितना, x/4। जो हमने कल रेशियो वाला पोर्शन कंप्लीट किया है वहां से आप इन दोनों का सम करो और x हमने मान रखा है तो I इंटू x/4 करेंगे, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। इसको एज इट इज रखो अभी। I डिवाइड्स H एंड N इन द रेशियो 1:2। अब यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन यहाँ पे क्या है, I जो है हमारा वो डिवाइड करता है H और N को इन द रेशियो 1:2। दैट मीन्स I is 1/3 of the total HN distance from H। ओके, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनकर आएगी कि I जो है हमारा 1/3 है ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ HN, यानी कि HN का टोटल डिस्टेंस का 1/3 है I का बीच का दूरी। ठीक है, HN यहाँ पे 15 मीटर दिया हुआ था, इज एट 5 मीटर साउथ ऑफ H विच इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ N। ठीक, 10 मीटर नॉर्थ ऑफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस बिटवीन NG एंड GL क्या दिया हुआ है, NG एंड GL 1:3। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कंडीशन, पांचवी कंडीशन में क्या लिखेंगे, N to G इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा x। ओके, देन G to L हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x। G डिवाइड्स M के इन द रेशियो 2:1। M को किससे डिनोट कर डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में। ओके, तो यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या बनकर आता है, तो ये सारी कंडीशन है जो मैंने आपको रेशियो के फॉर्म में बता दिए, इसको बाकी आप सॉल्व करना और आपको बताना है, क्या बताना है, एट वॉट डिस्टेंस डस के स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि डिस्टेंस बताना है के और जी के बीच में। तो सारे आपको मैंने यहाँ पे रिलेशंस बता दिए और इनका फ्रैक्शन में वैल्यू बता दिया, रेशियो को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, बस आपको यहाँ पे इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो रेशियो अगर आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको वो हेल्प करेगा और यहाँ से आप एक इक्वेशन फाइंड आउट करके, दो इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करना और आंसर आपका मिल जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना तो इसको स्किप कर दिया करो। स्किप इसलिए करो दैट इट विल कॉस्ट यू टाइम, और टाइम लगेगा तो इसमें आप जितने में एक क्वेश्चन करोगे उतने में आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें अगर जीरो नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें आप टिक करके भी आ सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ टिक करने का भी बता देता हूँ तरीका। अगर यहाँ पे 5 मीटर टू द ईस्ट है, ईस्ट ऑफ आई है, एट वॉट डिस्टेंस डस के स्टैंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ जी। अब यहाँ पे देखो 5 मीटर, 15 मीटर, ये सारे रेशियोज दिए हुए हैं और यहाँ पे डिस्टेंस दिए हुए हैं, तो जो हमारा वो होगा आंसर वो भी इन्हीं दोनों के बीच के रेंज का एक कोई आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको मार्क करके आने हैं। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ये 5 मीटर्स। अब 5 मीटर्स कैसे आया, जब उसको आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 5 मीटर मिल जाएगा। बट ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लास्ट में ट्राई करना चाहिए, और लास्ट में अगर टाइम नहीं मिलता है तो उस पर आप टिक करके आना। अगर मिल जाता है, अब देखो यहाँ पे टिक करने का भी तरीका होना चाहिए। 15 मीटर टू द साउथ ऑफ एच, आई एंड एच स्ट्रेट लाइन, M डिवाइड्स आई एन जी इन द रेशियो 1:3। अब 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और N स्टैंड्स एट 15 मीटर टू द साउथ।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम डिस्टेंसिंग यहाँ पे 15 मीटर है, जो ये दोनों लोग 15 मीटर पे डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। अब इसी में से इन दोनों मीटर्स का यूज़ करके हमको इन सबका रेशियोज का यूज़ करके हमें आंसर फाइंड करना है। सो 20 तो हो नहीं सकता, 15 ऑलरेडी है, इसका रेशियो दिया हुआ है तो 15 भी नहीं हो सकता ना, 10 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहाँ पे 50-50 गेस आप करके आ सकते हो और यहाँ पे आप मार्क करके आ सकते हो। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई आपको कि कौन से क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, सब कुछ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, और मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर भी आ जाएगा, एज ए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 10th क्वेश्चन क्या है, टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय थ्री conclusion numbered 1, 2 and 3. You have to consider these statements to be true if they seem to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follows from the given statement. अब देखो, all pens are red, all red are pencils. अब पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स आर पेन्स। तो देखो, ऑल पेन्स आर रेड, यानी कि ये पेन हो गया हमारा और ये रेड हो गया, सॉरी ये हमारा रेड हो गया और ये हमारा पेन हो गया। ओके, सेकंड क्या है, ऑल रेड आर पेंसिल, ऑल रेड आर पेंसिल्स। तो ऑल रेड आर पेंसिल्स भी हैं तो यहाँ पे पेंसिल भी आ जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सारे पेन जो पेंसिल हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या फॉलो कर रहा है हमारा, और ऑल पेन्स आर और पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, यही आपस में तो रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ये गलत होगा, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स हो सकता है। ओके, बिकॉज रेड के अंदर ही पेंसिल था और पेंसिल के अंदर हमारा पेन आ जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। और एटलीस्ट सम पेंसिल्स आर रेड, और सम पेंसिल्स रेड भी होंगे। तो देखो तीन कंडीशन, दो कंक्लूजन यहाँ पे है, कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है। ओके, सो ऑल पेन्स आर रेड, ये पेन्स हो गए हमारे और ये पेंसिल हो गए। और ऑल रेड आर पेंसिल्स, ऑल रेड आर पेंसिल्स, तो ऑल रेड के अंदर ही पेंसिल भी आएगा। और स्टेटमेंट देखो, ऑल पेन्स आर पेंसिल, तो सारे तो नहीं है, कुछ हैं, तो ये वाला नहीं हो, ये वाला ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। और यहाँ पे पूछा क्या था, डिसाइड विच ऑफ द गिवन लॉजिकली नोज द फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देखो पहला फॉलो कर रहा है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेन्स आर, अगर पेन्स हमारे रेड हैं और रेड हमारे पेंसिल है तो पेन हमारे पेंसिल, हाँ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, पहला वाला कर रहा है, ऑल पेन्स आर, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसी में कन्फ्यूजन था, तो ये वाला नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। एटलीस्ट सम पेंसिल्स आर रेड, और पेंसिल है, अगर पेन रेड है तो पेंसिल भी रेड हो सकता है कुछ, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, थ्री स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, इफ ऑल डॉग्स आर लॉयन, नो लॉयन इज टाइगर, सम टाइगर आर कैट। इसका देखो कंक्लूजन क्या है, ऑल डॉग्स बीइंग कैट इज पॉसिबिलिटी। तो देखो कैट का कोई जिक्र नहीं है, अच्छा है, सम टाइगर्स आर कैट। देखो अगर सारे डॉग्स, इफ ऑल डॉग्स आर लॉयन, इफ कंडीशन लगी हुई है, ऑल डॉग्स आर लॉयन, नो लॉयन इज अ टाइगर, सम टाइगर्स आर कैट, सम टाइगर्स आर कैट, ऑल डॉग्स बीइंग कैट इज पॉसिबिलिटी, ये कोई पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे कोई दिख रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। नो डॉग इज अ टाइगर, ये भी नहीं दिख रहा है। देखो इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, इफ बोथ कंक्लूजन फॉलो 1 and 2, ऑल डॉग्स बीइंग कैट इज पॉसिबिलिटी, सारे डॉग कुत्ते हो सकते हैं, नहीं, सॉरी सारे डॉग्स बिल्ली हो सकते हैं, नहीं। नो डॉग इज अ टाइगर, नो डॉग इज अ टाइगर, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कोई डॉग टाइगर है ही नहीं। ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर हम फिक्स बोलें कि कौन सा हम 100% श्योर हैं, तो जो कंक्लूजन 2 है वो हम श्योर हैं, तो ओनली 2 फॉलो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 3 स्टेटमेंट गिवन, तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो,
ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, मिस्टर एक्स हैज सर्टेन नंबर ऑफ गोल्ड of his 24 silver coins, 36 copper coins. Value of the gold coin is equal to the copper coins. So value of gold is equals to value of copper. Silver is 1/3 of gold. Silver जो है हमारा 1/3 of gold है और टोटल वैल्यू यहाँ पे 4200 दिया हुआ है। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कॉपर कॉइन। एक कॉपर कॉइन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, सिंपल सा लॉजिक लगा के सॉल्व कर लेना। सर्टेन गोल्ड कॉइन्स, 24 सिल्वर कॉइन्स है उनके पास, 36 कॉपर कॉइन्स हैं। तो वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड कॉपर अगर सेम है तो 24x जो प्राइस होगा वो 36x कॉपर की वैल्यू के बराबर होगा। सिल्वर इज 1/3 ऑफ गोल्ड, वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन इज द इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉपर कॉइन्स, द वैल्यू ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो वैल्यू ऑफ सिल्वर कॉइन्स जो है 1/3 ऑफ गोल्ड कॉइन है। तो इसका क्या मतलब है, तो सिल्वर किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 ऑफ गोल्ड कॉइन के। नाउ वैल्यू पूछा गया है, टोटल वैल्यू दी हुई है हमको कितनी, 4200। सिंपल। अब यहाँ पे इक्वेट कर लेना, यहाँ पे इसको जी ना मान के इसको एक्स मान लेना और एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाना और एक्स की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको 50 वैल्यू मिल जाएगी। 50 पर कॉपर कॉइन वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, सारी कंडीशन मैंने बता दी, यहाँ पे इसको सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर्स। इन अ सर्टेन election 80% of the total votes 80% of the votes voted by 3 candidates A, B and C. The voters constituted 80% of the total population of the state. 10% of the votes cast were decided invalid. B won the election and twice number of votes. C got A 4000 votes more than C, 4000 votes less than B. The ratio of the votes cast by the male and female is 3:2. The number of valid female votes in the favor of A is 2000 more than the value of B is 1600 more than the value for C. What was the population of the state? अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इन इलेक्शन 80%, तो टोटल कास्ट वोट्स जो कास्ट हुए हैं वो 80% है ऑफ पी। तो क्या हो जाएगा, टोटल वोट्स कास्ट इज इक्वल्स टू 80% ऑफ पी, दैट इज इक्वल्स टू 0.8 पी। वैलिड वोट्स कितने हैं, 90% ऑफ 0.8, तो 90% ऑफ 0.8 का मतलब जो वैलिड है 90% ऑफ 0.8 p which is 0.72 p. Now let C's votes be x. ओके, तो x हम मान लेते हैं C के वोट्स को, तो B का वोट क्या हो जाएगा 2x, A's वोट्स क्या हो जाएंगे x प्लस 4000 और B का वोट क्या हो जाएगा A's वोट्स प्लस 4000। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे 2x इज इक्वल्स टू x प्लस 4000 प्लस 4000। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिलकर आ जाएगी 8000। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू पता चल गई, बाकी हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म किया है, ये पूरा निकाल सकते हो। ओके, C का हमें पता चल गया 8000 है। अब वैल्यू पुट करते जाना एक के बाद एक और यू विल गेट योर आंसर्स विच इज ऑप्शन नंबर C 52,000। अगर कोई करेक्शन होता है इस वाले क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट कर देना सॉल्व करके, इफ़ नॉट देन इट इज़ ओके, यू कैन गो अहेड। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। आई होप सभी को किस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्या क्या कवर किए हैं वो पता चल गया होगा। ठीक है, सारा हमने यहाँ पे जो NQT का था, मतलब जो TCS NQT के लिए हमने रीजनिंग का जो हमने वो रखा है सिलेबस, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कोडिंग डी कोडिंग कर लिया, कट्स एंड अनफोल्ड्स वाले मैंने बता दिया, कट्स एंड अनफोल्ड्स वाला रह गया है। कट्स एंड अनफोल्ड्स का मतलब क्या है, कोई पेपर है आपका, अगर हमने उसको ऐसे फोल्ड किया तो ये पेपर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा,
फिर इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये पेपर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे हमने कट कर दिया, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पे क्या होगा, ओपन करने पे चारों तरफ एक कट बनकर आ जाएगा। तो इसमें कुछ आपको सीखना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, वो आप खुद से जब इमेजिन करोगे वहाँ पे तो आप कर लोगे। तो कट्स एंड अनफोल्ड्स वाले इसका कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट, तो मैं यहाँ पे अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके भी ट्रिक्स होते हैं बट इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो ईजी क्वेश्चन होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पर आप फोकस नहीं करना, फोकस आपको जो मेन मेन यहाँ पे टॉपिक्स हैं उस पर करना है। जैसे कि अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उस पर करना है, रीजनिंग पे, ब्लड रिलेशन पे करना है, एनालॉजीज पे करना है, ट्यूब्स पे करना है, अटेंशन टू डिटेल्स पे करना है। ये सारे हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। डेटा अरेंजमेंट वाले, सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हमको PYQs में मिले नहीं है इस वाले में, बट डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो वी विल कवर दैट ऑल्सो। और उसके बाद हमारा क्या है, विजुअल रीजनिंग, पैटर्न वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चन हमने कर लिया, सिलोगिज्म कर लिया, स्टेटमेंट एजम्पशन कर लिया, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ये सारे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो होपफुली आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइकिंग दिस सीरीज, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जस्ट ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे मैं ऑलरेडी सब कुछ अपडेट देता रहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ शेयर टू योर एंटायर फैमिली, फ्रेंड्स एंड जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो TCS NQT की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब जगह शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।